Hello my dear students, very welcome to your favorite platform Step Up Academy। और मैं आपके साथ अंबिका सिंह आज लेकर आई हूँ आपके लिए बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है प्लानिंग। तो आज हम पूरा चैप्टर अच्छे से डिस्कस करेंगे, समझेंगे, हर टॉपिक डिस्कस करेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, कुछ भी मिस नहीं होगा, सारी चीजें अच्छे से समझेंगे। तो बस शुरू करते हैं हम पढ़ना कि क्या होती है प्लानिंग। ओके तो प्लानिंग को सबसे पहले हम हमारी भाषा में समझते हैं कि प्लानिंग है क्या, उसके बाद देखेंगे कि बिजनेस क्या कहता है प्लानिंग के बारे में। तो देखो बच्चों, आप और हम सभी लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके की प्लानिंग तो करते ही हैं, ठीक है। आप एज अ स्टूडेंट भी प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग करते क्यों है कि जब हमें किसी ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना होता है, छोटे छोटे प्लान्स बनाने होते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो सके, वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके। उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम एडवांस में ही तैयारी करने लगते हैं कि यार हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी चीजें क्या करते हैं हम लोग पहले ही डिसाइड करके रखते हैं ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो, कोई भी ऐसी टेंशन ना हो कि यार लास्ट मोमेंट पे हम सोच रहे कि यार अब क्या करें, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शुरू में ही प्लानिंग कर लेते हैं ताकि वो ऑब्जेक्टिव क्या हो, टाइम से क्या हो सके, फुलफिल हो सके, ठीक है। अब इसका मैं एग्जाम्पल अगर आपको दूं तो मान लीजिए आप लोग 12th क्लास में, आपके क्या है, बोर्ड एग्जाम्स हैं, ठीक है। अब आप सभी का ये ऑब्जेक्टिव है कि यार हमारे क्या हो, बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। कुछ सोच रही हूँ यार 95 से ऊपर आया, मुझे तो 90 लाना है या 90 के ऊपर लाना है, ऐसे सभी के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव है अपने अपने लेवल पे, ठीक है। तो क्या वो ऑब्जेक्टिव ऐसे ही फुलफिल हो जाएंगे, आप बिना पढ़े, बिना कुछ तैयारी किए, बिना प्लानिंग करे क्या अच्छे नंबर्स बोर्ड एग्जाम में ला सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं ला सकेंगे। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, और वो भी एंड मोमेंट पे नहीं, पहले से, ठीक है। पहले से आप सोच के रखोगे कि यार मैं कौन सी कोचिंग जाऊं, मैं कहाँ से पढ़ूं, क्या क्या मुझे आता है क्या नहीं आता है, कौन से मेरे वीक सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, किस टाइम पे मुझे पढ़ाई करनी है, कितने घंटे मैं पढ़ूंगा, ठीक है। ये सारी चीजें, तमाम तरीके की तैयारी आप क्या करते हैं, पहले से कर लेते हैं एडवांस में, ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो सके, पूरा हो सके और आपको बोर्ड्स में अच्छे नंबर्स मिल सके। यही होता है ना, यही हम इसे ही कहते हैं प्लानिंग करना, ठीक है। अब यदि मैं दूसरा एग्जाम्पल दूं तो मान लीजिए कि आपको गोवा जाना है, ठीक है, गोवा ट्रिप पे जाना है, फिलहाल तो मत जाना, पहले बोर्ड्स दे दो उसके बाद जाना, ठीक है। लेकिन मान लो आप गोवा की ट्रिप पे जाना चाहते हैं, तो क्या, मान लीजिए आपको 20 तारीख को गोवा जाना है, तो क्या सब कुछ आप 20 तारीख को ही देखोगे, ऐसा करोगे? भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। आप क्या करोगे, सारी चीजें पहले से सोचोगे, पहले से डिसाइड करोगे कि यार मुझे इस तारीख को जाना है, ठीक है, कितने दिन के लिए जाना है, उस हिसाब से स्कूल में आप क्या लोगे, छुट्टियां वगैरह लोगे, एप्लीकेशन लगाओगे, ठीक है। फिर कैसे जाओगे, भाई आप प्लेन से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, उसके लिए आप रिजर्वेशन करवा लोगे, पहले से टिकट्स वगैरह बुक करवा दोगे। फिर जाने के बाद कहाँ पे रुकोगे, कौन सी होटल में आप स्टे करने वाले हो, खाना पीना वगैरह सब कुछ आप क्या करोगे, पहले से डिसाइड करोगे। तभी आपका जो एम है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है कि मुझे गोवा जाना है, वो तभी सक्सेसफुल हो पाएगा। नहीं तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। यदि सब कुछ उसी दिन करोगे या उसी दिन पे सब छोड़ दो, यार जो होगा देखेंगे, यार कुछ मत सोचो, अभी तो कोई प्लानिंग मत करो, आप गोवा जा ही नहीं पाओगे, राइट, आप बैठे ही रह जाओगे। तो आपको सब कुछ एडवांस में पहले से 1 महीना पहला या 15 दिन पहले से क्या करना पड़ेगा, सबको सोच के रखना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा। इवन पैकिंग, आप जब पैकिंग करोगे तो वो भी सोचनी पड़ेगी, यार क्या ले जाऊं, बहुत सारा सामान नहीं होना चाहिए, 1 या 2 बैग्स होने चाहिए, ठीक है, ऐसे ऐसे जाएंगे, इतने इतने लोग जाएंगे, यहाँ रुकेंगे, यहाँ घूमेंगे, सारी चीजें क्या करते हो, आप प्लान करके रखते हो, ठीक है। तभी क्या हो पाता है, सारी चीजें आपके मुताबिक होती हैं और आपका जो लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो पाता है, राइट। यदि मान लो बिना प्लानिंग के चले गए, बिना प्लानिंग के कुछ किया, तो हाथ में ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल हासिल होगा ही नहीं, ठीक है। और इसके साथ साथ, प्लानिंग के साथ साथ आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखना पड़ता है, भाई पैसे हैं या नहीं, भाई किस में कितना खर्चा आ रहा है, वहां जाके जब आप शॉपिंग करेंगे या जगह पे घूमने जाएंगे तो वहाँ कितना खर्चा होगा, ये सब भी ध्यान में रखना पड़ता है। मान लो कि अगर जेब में 10 रुपए भी नहीं है और आप गोवा की प्लानिंग कर रहे हो, तो क्या ये कोई बात हुई कि यार बिना पैसों के आप गोवा जाना चाहते हो? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो हर चीज देखनी पड़ती है, यार पैसे वगैरह अरेंज करना है, चीजें बिल्कुल तैयार रखनी है, सो दैट कि हम क्या करें, एक अच्छी गोवा की ट्रिप प्लान करें। तो ये तो हमारी बात हो गई कि हम इंडिविजुअल भी क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ठीक है।
जैसे आपके यहाँ शादियाँ होती हैं, आपकी दीदी या भैया की शादी होती है, तो उसके लिए आप 6 महीने पहले से प्लानिंग करते हो कि भाई कहाँ से करनी है, कौन से गार्डन से करनी है, ठीक है, कौन कौन गेस्ट को बुलाना है, खाने वगैरह की तैयारी देख लेते हो आप सब, राइट। सारी चीज़ें क्या करते हो, प्लानिंग। अब शादी के दिन ही यदि सब कुछ लेके बैठोगे तो भाई शादी तो हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो सारी जगह पे क्या होता है भाई, प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी नेसेसरी। अब इसी को थोड़ा सा हम ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आए, तो जैसे इंडिविजुअल क्या करता है प्लानिंग, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन भी प्लानिंग करती है भाई, बिजनेस भी प्लानिंग करता है। हर इंस्टीट्यूशन चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, एक बड़ी 5 स्टार होटल में भी क्या हो रही है भाई, प्लानिंग चल रही है। और एक छोटा सा कैफे भी है, यदि आपकी गली में भी कोई छोटा मोटा कैफे है तो भाई वो भी प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि हर बंदा चाहता है या हर एक ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि उसका जो गोल है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बिके, उसकी अच्छी एडवर्टाइजमेंट हो, तो इन सब के लिए उसको क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। सिमिलरली बिजनेस भी यही है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कोई भी सेक्टर हो, छोटा बड़ा, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, कुछ भी हो, सबको प्लानिंग करनी पड़ती है। बिना प्लानिंग के चलोगे तो बिल्कुल भी आप ऑब्जेक्टिव तक पहुंच ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये तो हमने कुछ जनरल बातें अपनी भाषा में डिस्कस कर ली प्लानिंग के बारे में। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ते हैं कि यहाँ पे लिखा क्या है। सो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। क्या लिखा है बच्चों, एडवांस, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। भाई आप सब कुछ एडवांस में ही तो डिसाइड कर रहे हो। गोवा जाना है 20 तारीख को और आप 1 तारीख से ही प्लानिंग चालू कर देंगे, 20 दिन पहले से ही चीज़ें डिसाइड करने लग जाएंगे, क्योंकि प्लानिंग हमेशा एडवांस में की जाती है। ऐसा तो है नहीं कि गोवा जाने के बाद आप चीज़ें डिसाइड करोगे, राइट, या फिर उसी दिन डिसाइड करोगे या 1 आध दिन पहले डिसाइड करोगे, नहीं, आपको एक अच्छे खासे समय से पहले चीज़ें डिसाइड करनी होती है एडवांस में, कि क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें। Then it is one of the basic managerial function। तो भाई आपने मैनेजरियल फंक्शंस तो देखे ही होंगे, कौन कौन से होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। तो ये सारे जितने भी फंक्शन है, इसका जो है ना ये एक बेसिक फंक्शन है प्लानिंग। भाई बिना प्लानिंग के आप ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर सकते, ठीक है, बाकी के फंक्शन कोई भी नहीं कर पाओगे यदि प्लानिंग ही नहीं है तो, राइट। आपने फंक्शंस पढ़े होंगे, पोस्ट डीसी, ऐसे करके याद कर लो, पोस्ट डीसी। भाई मैं तो ऐसे याद करती थी जब मैं 12th में थी, तो मैंने ऐसे याद किया था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सारे आपके क्या है, 5 मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि यदि प्लानिंग ही नहीं होगी तो बाकी की चीज़ें कहाँ से होंगी, राइट। तो बाकी की चीज़ों को करने के लिए सब क्या होती है, सबसे पहले प्लानिंग होती है। तो ये क्या है, ये एक बेसिक है, सबसे पहला फंक्शन है किसका, मैनेजमेंट का। फिर क्या लिखा है, बिफोर डूइंग समथिंग द मैनेजर मस्ट फॉर्मुलेट एन आइडिया ऑफ हाउ टू डू वर्क ऑन अ पर्टिकुलर टास्क। भाई सबसे पहले क्या करना होता है, भाई मैनेजर को क्या करना पड़ता है, सबको डिसाइड करना पड़ता है पूरा काम, जो भी आप पर्टिकुलर टास्क है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका टास्क या आपका जो काम है वो है गोवा जाना, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, सब कुछ पहले से डिसाइड करना है, ठीक है। तो सिमिलरली यदि आप बिजनेस की भी बात करो तो बिजनेस से भी मैनेजर को क्या करना पड़ता है, सब कुछ पहले से डिसाइड करना होता है, ठीक है, कि हम लोग कौन कौन से टास्क करेंगे, क्या जॉब्स रहेंगी जो हमको फुलफिल करनी है हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या लिखा है, प्लानिंग इज व्हाट मैनेजर्स एट ऑल लेवल, ठीक है, एट ऑल लेवल डू। भाई देखो प्लानिंग ना हर लेवल पे होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप वाले ही लोग करते हैं, ठीक है। आपके लेवल कितने होते हैं शायद आपको याद होगा, ठीक है, एक होता है टॉप लेवल, फिर होता है हमारा मिडिल लेवल, और लास्ट में होता है हमारा लोअर लेवल, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा शुरू के चैप्टर्स में। तो ये लेवल्स होते हैं। तो जो प्लानिंग है ना वो इन तीनों लेवल्स पे होती है, हर लेवल पे प्लानिंग है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाई टॉप की जिम्मेदारी है प्लानिंग करना, भाई टॉप लेवल तो प्लानिंग करते ही है, पूरा ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है, ठीक है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे वो प्लानिंग करता है। लेकिन जो मिडिल का काम होता है वो क्या होता है, भाई उन प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कराना, ठीक है। लोअर लेवल को क्या करना पड़ता है, वो प्लानिंग को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। आखिर में प्लानिंग तो इनने करी, लेकिन जो लोअर लेवल है इसको वो प्लानिंग फॉलो करनी है। और अपने लेवल पे फॉर एग्जांपल ये लोग कोई जॉब कर रहे हैं, कोई भी छोटी मोटी या कोई भी पर्टिकुलर जॉब जो है वो लोअर लेवल करता है, ठीक है। आपके सारे एम्प्लॉयज क्या करते हैं, जॉब करते हैं, तो भाई उनको उनके लेवल पे भी क्या करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है कि भाई दिन भर वो जो जॉब करेंगे वो कैसे करेंगे, ठीक है, क्या सीक्वेंस रहेगा, सारी चीज़ें। तो प्लानिंग जो है वो हर लेवल पे होती है, ठीक है, चाहे वो टॉप हो, मिडिल हो या लोअर, हर लेवल अपने अपने लेवल पे क्या करता है, प्लानिंग करता है।
फिर क्या लिखा है, इट रिक्वायर्स टेकिंग डिसीजंस, ठीक है, सिंस इट इन्वॉल्व मेकिंग अ चॉइस फ्रॉम अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस। भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि प्लानिंग में जब तक आप कोई डिसीजन नहीं लोगे तब तक वो प्लानिंग ही कैसी हुई, ठीक है। प्लानिंग में आप यही तो सोचते हो कि यार ठीक है हम फ्यूचर में ऐसा करेंगे, ठीक है, आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे गोवा जाना है तो मैं यार प्लेन से जाता हूँ, ट्रेन से नहीं जाता हूँ, टाइम लगेगा, आप सोचते हो चलो मैं प्लेन से जाऊँगा। तो ये क्या किया आपने, डिसीजन लिया। अगर आप डिसीजन ही नहीं ले रहे, सोचा आप देखेंगे यार ट्रेन या प्लेन जो मिल जाएगा उस दिन उससे चले जाएंगे, ऐसा करोगे क्या? अगर ऐसा करोगे, कोई डिसीजन ही नहीं लोगे, तो फिर वो कैसी प्लानिंग हुई, फिर वो कोई प्लानिंग नहीं हुई, ठीक है। तो बेसिकली प्लानिंग में क्या करना होता है, डिसीजन लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्या है, ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस है। जैसे कि गोवा जाना है, भाई प्लेन से भी जा सकते हो, ट्रेन से भी जा सकते हो, ठीक है, ये अल्टरनेटिव है दो, ठीक है। इनमें से एक आपको क्या करना है, एक सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये जो आप एक सेलेक्ट कर रहे हो, ये पूरा क्या है, आपकी प्लानिंग है। समझ में आया? इतना तो समझ आया होगा अच्छे से, चलो बढ़िया है। अब आगे क्या लिखा हुआ है इसमें, डेफिनेशन है, ठीक है। अभी हमने थोड़ी सी जनरल इसको बार बार से देखा, थोड़ा सा इसको टेक्निकल डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस, ठीक है, व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड बाय whom इट इज टू बी डन। भाई सारी चीजें क्या कर ली जाती हैं, डिसाइड कर ली जाती हैं, किसमें, प्लानिंग में। सारी चीजें आप सोच लेते हो एडवांस में कि भाई क्या करना है, ठीक है, कब करना है, कैसे करना है और किसके द्वारा करवाना है, ये भी सोचना पड़ता है। क्योंकि प्लानिंग तो टॉप कर रही है, अगर मान लो भाई लोअर भी करती है, पर यदि पूरे ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग देखें, ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव की जो प्लानिंग होती है, वो जब टॉप करता है तो वो सोचता है प्लानिंग में कि यार किसके द्वारा हमें काम करवाना है, राइट। तो ये क्या हो गई, ये पूरी प्लानिंग के अंतर्गत आता है। फिर दिया है, प्लानिंग डज इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपिंग एप्रोप्रिएट कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो भाई आप पहले से प्लानिंग में क्या करते हो, ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेते हो। जैसे आपने सोचा मुझे गोवा जाना है, तो पहले से सोच लोगे भाई मैं इस जगह घूमने जाऊंगा, ये वाले बीच पे जाऊंगा, ये खरीद के लाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, यहाँ पे शॉपिंग करूंगा, यहाँ पे फोटोज खिंचवाऊंगा। सारी चीजें आपने क्या की, पहले से डिसाइड कर ली। और सारे कोर्सेज ऑफ एक्शंस जो आपको अचीव करने हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव के लिए जो भी चीजें नीडेड है वो सारी आपने क्या कर ली, यहाँ पे डिसाइड कर ली, पहले से डिसाइड कर ली। ओके, तो प्लानिंग समझ में आ गया। बहुत ही आपके जैसे एग्जांपल्स देकर मैंने समझाया है तो आपको समझ में तो आ गया होगा, ठीक है। कोई इसमें नई बात नहीं है, प्लानिंग तो हम बहुत शुरू से कर रहे हैं, अपने खुद के लेवल पे भी बहुत प्लानिंग करते हैं हम, ठीक है। बस यहाँ हम बिजनेस की प्लानिंग की बात करेंगे। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। भाई अब ये क्यों ज़रूरी है, वाई, इसके यहाँ पे हम कुछ रीजंस देखेंगे। सो प्लानिंग इज certainly important as it tells us where to go. It provides direction and reduce the risk of uncertainty by preparing forecast, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम क्या क्या है इसमें इम्पोर्टेंस, क्या क्या दी है। चलिए, तो जो सबसे पहले इंपॉर्टेंस है वो है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। भाई प्लानिंग आपको क्या दे रही है, डायरेक्शन दे रही है। चलो, तो मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल देती हूँ, फिर उसके एग्जाम्पल के बेसिस पे हम सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब देखो, आप हो 12th क्लास में, ठीक है, आप सबको 12th क्लास में मिलता है फेयरवेल, राइट, या तो मिल गया होगा या मिलने वाला होगा, जो भी है, पर सबको 12th क्लास में क्या मिलता है, एक फेयरवेल पार्टी मिलती है। ओके, लास्ट ईयर जब आप 11th में थे तो आपको याद होगा कि आपने भी फेयरवेल दिया था अपने सीनियर्स को, ठीक है। तो वो जो फेयरवेल दिया था आपने, क्या उसके लिए आपने फेयरवेल वाले दिन ही सब कुछ करा था या पहले से करनी चालू कर दी थी चीज़ें? भाई मेरा टाइम पे तो हमने 1 महीने पहले से ही सब कुछ प्लानिंग करनी चालू कर दी थी, ठीक है। तो आपने भी ऐसे ही किया होगा, जब आपको फेयरवेल पार्टी देनी है एक पर्टिकुलर डेट पे तो आप पहले से क्या करते हो, सब कुछ डिसाइड कर लेते हो, ठीक है। ओके, अब आपने डिसाइड किया होगा कि यार क्या क्या करना है, कौन कौन से प्रोग्राम करने हैं, ठीक है, केटरिंग्स वगैरह कहाँ से लानी है, फिर ड्रेस कोड क्या रखना है, क्या क्या प्रोग्राम्स, डांस वगैरह, ड्रामा जो भी है, क्या क्या करवाना है, फिर गिफ्ट्स में क्या देना है आपके सीनियर्स को, ये सारी तमाम चीज़ें आपने क्या करी होगी, पहले से प्लान करी होगी, 1 महीने पहले से लगभग, ठीक है। 1 महीने पहले से आपने तैयारी शुरू कर दी। ओके मैम, करी थी तैयारी, ठीक है। फिर क्या किया आपने, जब सारी तैयारी प्लानिंग हो गई तो क्या हुआ, आपको एक डायरेक्शन मिल गया कि भाई हमको गिफ्ट के लिए तैयारी करनी है कि हम गिफ्ट क्या देंगे, उसकी पैकेजिंग ये एक जगह ये हो गई, यहाँ पे हमको चीज़ें देखनी है। उसके बाद भाई खाने में क्या रखेंगे, कहाँ से केटरिंग्स वगैरह करवाएंगे, एक चीज़ ये हो गई। ड्रेस कोड डिसाइड करना है, ठीक है।
फिर उन लोगों का वेलकम कैसे करना है, डेकोरेशन कैसे करना है सीनियर्स के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए क्या मिल गया आपको, डायरेक्शंस मिल गए कि भाई अब आपको क्या क्या करना है। आपको ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको एक बेस्ट फेयरवेल पार्टी देनी है, ठीक है, अपने सीनियर्स को एक बहुत अच्छी फेयरवेल पार्टी देनी है, ठीक है। तो आपने प्लानिंग करी और उस हिसाब से आपको डायरेक्शंस मिल गए, ठीक है, आपको दिखने लगा कि यार अब आपको क्या करना है, अब आपको आगे कहाँ पे बढ़ना है, ठीक है। आपको गिफ्ट्स वगैरह देखने हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में अब आपको जाना है, और वो जो अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है कि आपको बेस्ट फेयरवेल देना है, वो आप क्या करोगे फिर फुलफिल करोगे, ठीक है। तो उसको फुलफिल करने के लिए आपको फाइनली क्या मिल गया, डायरेक्शन। तो वो डायरेक्शन कब मिलता है, जब आप प्लानिंग करते हो, बिना प्लानिंग के फिर कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ वर्क इज टू बी डन, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शंस। भाई क्या एक्शंस लेने हैं, क्या करना है फ्यूचर में, कहाँ पे कौन सी चीज़ें किस तरीके से करनी है, वो सारी चीज़ों के लिए आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है, ठीक है। बहुत इजी पॉइंट था, समझ आया होगा। अगला पॉइंट कहता है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। भाई ये क्या है, देखो पहला तो है कि आपको डायरेक्शन मिल गया, फिर दूसरा है अनसर्टेनिटी, कि भाई जो अनसर्टेनिटी का क्या मतलब होता है, पहले तो ये समझो। अनसर्टेनिटी मतलब भाई फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है, इसके बहुत सारे क्या प्रेडिक्शंस आप लेते हो कि और ये होगा कि नहीं होगा, बहुत चीज़ें अनसर्टेन है, रिस्क है कि यार पता नहीं फ्यूचर में कुछ चीज़ें चेंज हो जाएं, फोरकास्ट करते हो, प्रेडिक्ट करते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें करते हो, लेकिन फिर भी जो फ्यूचर है वो क्या है, अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है, आपने सोचा कुछ और हो कुछ और गया, ठीक है। तो अगर आप प्लानिंग के साथ चलोगे तो ये जो अनसर्टेनिटी है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो सकती है, क्योंकि प्लानिंग आप फ्यूचर को देख के कर रहे हो, राइट। फ्यूचर को देख के करते हो तो आप पहले देखते हो कि यार मुझे लग रहा है ऐसा ऐसा होने वाला है, तो आप क्या करते हो उसके हिसाब से प्लानिंग करते हो, ठीक है। अनसर्टेन है, रिस्क है फ्यूचर में, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको जोड़ती हूँ। तो जो फेयरवेल पार्टी अपन ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तो उसमें मान लो कि आपको एक रिस्क है, आपको लग रहा है कि यार अगर फेयरवेल वाले दिन हम यदि साउंड सिस्टम बुलवाएंगे तो हमारे जो प्रिंसिपल सर है ना वो गुस्सा करेंगे यार, वो फिर आपको डांट लगा देंगे और फिर पूरी पार्टी थोड़ी खराब हो जाएगी यार, सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी अपनी। तो आपको रिस्क लग रही है कि यार फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, अभी आप प्लानिंग ही कर रहे हो, ठीक है, अभी आप क्या डिसाइड कर रहे हो कि यार साउंड सिस्टम अपन बुलवाएंगे पार्टी में, लेकिन आपको एक रिस्क भी लग रही है कि यार प्रिंसिपल से की डांट खाने को मिलेगी, वो बहुत डांटेंगे कि यार तुमने ये क्यों बुलवाया, ठीक है। होता है बहुत सारे स्कूल्स में तो ऐसा होता है, भाई हमारे साथ भी होता था, ठीक है। अब आपको रिस्क लग रही है लेकिन आप प्लानिंग कर रहे हो, तो आप क्या सोचते हो कि यार क्यों ना इस चीज से बचने के लिए अभी जाया जाए प्रिंसिपल सर के पास और अभी परमिशन ले ली जाए, ताकि फ्यूचर में वो जो दिक्कतें होने वाली हैं वो हम क्या कर सकें, एलिमिनेट कर सकें और अभी जाकर परमिशन ले लें, ठीक है। तो प्लानिंग के दौरान ही क्या करा आपने, इसका सोल्यूशन निकाले, आपने फ्यूचर को सोचा कि यार सर डांट सकते हैं और फिर बहुत मतलब बेइज्जती हो जाएगी और फिर पार्टी खराब होगी, ठीक है। तो आपने सोचा, उसको प्रेडिक्ट किया, ठीक है, क्योंकि वो आपको अनसर्टेन लग रहा था कि यार ये रिस्क हो सकती है, राइट। तो आपने क्या किया, ड्यूरिंग प्लानिंग ही उसको सोचा समझा और उसके हिसाब से फिर आपने क्या किया, एक्शन लिया। तो क्या हुआ, वो जो अनसर्टेनिटी थी, वो जो रिस्क थी, वो एलिमिनेट हो सकी। तो यही बिजनेस में भी होता है, आप पहले से सब कुछ देखते हो, समझते हो कि यार फ्यूचर में कुछ ऐसा है जो मेरे को प्रॉब्लम दे सकता है, मेरे बिजनेस को नेगेटिव इफेक्ट दे सकता है, तो आप क्या करोगे, आज से ही उसके लिए क्या करोगे, प्लानिंग में उस चीज़ के लिए चीज़ें डिसाइड करोगे, ठीक है। समझ में आया, बहुत आराम से, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया, ठीक है। सो प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इनेबल अ मैनेजर टू लुक अहेड एंड एंटिसिपेट चेंजेस, ठीक है। तो वही मैंने बताया कि आप देखते हो कि भाई चेंजेस क्या है, फिर उसके हिसाब से उसको प्लान करते हो, ठीक है। समझ आया आपको ये वाला पॉइंट। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, वो लिखा है कि प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, ठीक है। प्लानिंग से क्या होता है, जो वेस्टफुल एक्टिविटीज है ना, या फिर जो ओवरलैपिंग मतलब कोई काम दोबारा दो लोगों ने कर दिया, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग, कि भाई इसने भी वो काम करा, इसने भी वो काम करा। और वेस्ट तो फिर हो गई भाई, जब दोनों सेम काम लाएंगे तो एक का रखोगे, एक का तो फिर वेस्ट जाएगा, ठीक है। तो ये चीज कब हट सकती है, जब आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन्स and misunderstanding since planning ensure clarity in thoughts and action, ठीक है। प्लानिंग करते हो तो कि भाई आपको एक क्लैरिटी होती है सोच में और आपकी समझ में और आपके एक्शंस में, एक वो रहता है कि यार ये प्लानिंग है, इस हिसाब से हमें चलना है, ठीक है, आपको पता है, सब कुछ आपको पता है। फिर क्या लिखा है, वर्क इज कैरिड ऑन स्मूथली, प्लानिंग के हिसाब से हर काम काफी स्मूथली चलती है। भाई गोवा जा रहे हो, सब कुछ प्लान है तो बड़ी आराम से जाओगे, विदाउट इंटरप्शन अनलेस एंड redundant activities are
मिनिमाइज्ड एंड एलिमिनेटेड। ठीक है भाई, वो सारी एक्टिविटीज जो भाई 2-3 लोग कर रहे हैं, जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल दूंगी, उससे आपको पता चलेगा कि जो बहुत सारी एक्टिविटीज है, ओवरलैपिंग है, कि भाई इसने भी वो काम कर लिया और इसने भी, वो सारी एक्टिविटीज क्या हो पाएंगी, मिनिमाइज हो पाएंगी और एलिमिनेट हो सकती हैं। ठीक है, कैसे हो सकती है, देखो आप अपन फेयरवेल की पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे थे, ठीक है, तो भाई आपने क्या किया, अलग अलग चीज़ों के लिए ना कमेटी बना दी कि भाई ये कमेटी जो है वो डेकोरेशन करेगी, ये गिफ्ट का सोचेगी, ये खाने पीने का देखेगी और ये जो है ड्रेस कोड वगैरह का देखेगी। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा कि हर कमेटी अपना अपना काम कर रही है। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा कि भाई केटरिंग्स का इसने भी एक जगह ऑर्डर देके आ गया और इसने भी केटरिंग्स का एक जगह ऑर्डर देके आ गया, दो केटरिंग्स वाले आ गए, भाई अब क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा ना, पैसा वेस्ट होगा, दो को जगह आप कर रहे हो तो भाई पैसा वेस्ट होगा और फालतू में 2 जगह एक्टिविटीज हो जाएंगी कि भाई इसने भी वही काम किया और इसने भी वही काम किया। तो ये चीज़ रिड्यूस हो जाएंगी जब आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे। ठीक है, हर कमेटी को अलग अलग काम दिए, सबने अपना अपना देखा। ठीक है, सिमिलरली बिजनेस में भी क्या होता है, डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग। भाई ऐसा नहीं है कि सेलिंग यहाँ भी चल रही है और यहाँ भी सेलिंग चल रही है, ऐसा नहीं है। सेलिंग वाला अपना काम देख रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन वाला अपना काम देख रहा है, मार्केटिंग करने वाला अपना काम देख रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, एक्टिविटीज वेस्ट नहीं हो रही हैं, किसी की भी जो एफर्ट्स हैं वो वेस्ट नहीं जाते हैं। ठीक है, सब अपना अपना काम आराम से करते हैं। तो ये कब पॉसिबल है, जब आपके पास क्या होगी, एक प्लानिंग होगी। अगला पॉइंट कहता है बच्चों, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग करने से भाई नए नए आइडियाज आते हैं, राइट। सिंस प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, न्यू आइडियाज कैन बी शेप टू कंसंट्रेट प्लान। चलो भाई हम क्या कर रहे थे, फेयरवेल कर रहे थे, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब आप लोग मीटिंग कर रहे थे, जब आप लोगों ने प्लानिंग करी होगी फेयरवेल की, आप लोग बैठे हो मीटिंग में, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि भाई जब आप डिस्कस कर रहे थे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो काफी अच्छे अच्छे आइडियाज दे रहे थे। कोई बोल रहा था यार डेकोरेशन ऐसे करते ऐसे करते, ठीक है, फिर एक ने बोला नहीं यार भाई मेरे पास एक नया आइडिया है, अपन ऐसे डेकोरेशन करते, फिर सर ने या फिर किसी ने बोला होगा हाँ तुम सही कह रहे हो यार, ये अच्छा आइडिया है, इसी को करते हैं, यही काम का है। ठीक है, तो ऐसी चीजें होती हैं कि भाई जब आप बैठते हो, डिसाइड करते हो, सोचते हो, दिमाग लगाते हो, तो अच्छे अच्छे आइडियाज निकल के आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक इनोवेटिव आइडियाज निकाल के लाती है प्लानिंग। ठीक है, सिंपली कोई चीज करोगे तो भाई कोई आइडिया ही नहीं आएगा, राइट। लेकिन प्लानिंग में क्या होता है, नए नए आइडियाज उभर के आते हैं, राइट। तो समझ में आया ये वाली इंपॉर्टेंस आपको। फिर हमारी अगली इंपॉर्टेंस है, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। भाई ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि यदि आप डिसीजन ही नहीं ले रहे हो तो फिर प्लानिंग किस बात की। लेकिन यदि आप प्लानिंग कर रहे हो तो ये बहुत ही हेल्पफुल है आपको डिसीजन लेने में। जैसे मैंने आपको बताया कि गोवा जाना है, फ्लाइट से जाएं या ट्रेन से जाएं, ठीक है, तो ये जब आप प्लानिंग करोगे कि भाई पहले तो आप देखोगे कि आपके पास समय कितना है। ठीक है, अगर समय बहुत है तो आप ट्रेन से भी जा सकते हो, लेकिन समय कम है तो फिर आपको प्लेन से जाना पड़ेगा। फिर आप देखोगे भाई पैसा कितना है, ठीक है, बहुत पैसा है तो फिर तो फ्लाइट से चले जाओ, लेकिन अगर कम पैसा है, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, ट्रेन से जाओगे। ठीक है, तो आप क्या करते हो, डिसीजन। ये डिसीजन कब ले पाओगे, जब आप प्लान करोगे, सोचोगे, देखोगे कि यार क्या कंडीशंस है, क्या नहीं है, क्या सोचा जाए, क्या समझा जाए, और फिर लास्ट में क्या डिसीजन आप लेते हो, वो सब प्लानिंग करने पर ही होता है। जब प्लानिंग करोगे तभी क्या होगा, डिसीजन आएगा। Planning help the manager to look into the future and make a choice from among various alternative courses of action. Similarly, business में भी जो आपका मैनेजर है वो अलग अलग चीज़ें देखता है, समझता है, सारी चीज़ों को पहले देखता है भाई क्या कंडीशंस हैं, क्या नहीं है। ठीक है, फिर उसके बहुत सारे क्या होंगे, उसके पास अल्टरनेटिव्स होंगे, बहुत सारे चीज़ें होंगी जिसके जरिए क्या कर सकता है, वो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकता है, उसको एवेल्युएट करेगा और फिर फाइनली क्या करेगा, एक डिसीजन वो लेगा। ठीक है ना, समझ में आया। अब मान लो इसका एक एग्जांपल मैं दूं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यदि मान लो बिजनेस को कोई मशीनरी खरीदनी है, ठीक है, तो भाई बहुत सारी मशीनरी, बहुत सारे ब्रांड्स की हैं, बहुत सारी डिफरेंट मशीनरीज आपके पास अवेलेबल हैं। तो मैनेजर क्या करेगा, पहले देखेगा, समझेगा, सारी कंडीशंस देखेगा, उसके बाद क्या करेगा, एक डिसीजन लेगा। ठीक है, तो वो कब लेगा, जब उसके पास अच्छी प्लानिंग होगी। ओके, नेक्स्ट है हमारी इंपॉर्टेंस, प्लानिंग स्टेबलाइजेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। ठीक है, ये क्या कहता है कि यदि आपके पास एक अच्छी प्लानिंग होगी तभी क्या कर पाओगे, आप कंट्रोलिंग कर पाओगे। बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग करना पॉसिबल ही नहीं है। बहुत जरूरी होता है हमारे लिए कि हम क्या करें, प्लानिंग करें। ठीक है, so by comparing actual performance with some standard, manager can know whether they can actually been able to attain the goal. ठीक है, if there is any deviation it can be controlled.
अब भाई क्या लिखी है ये लाइन, देखो सबसे पहले अगर आपको ये पॉइंट समझना है तो आपको पहले कंट्रोलिंग का मतलब पता होना चाहिए कि क्या होता है कंट्रोलिंग का मतलब। ओके, कंट्रोलिंग की मदद से आप जान सकते हो कि आपने जो प्लान किया था, ठीक है, जो भी आपने शुरू में प्लानिंग बनाई थी, जब लास्ट में आप उसको देखते हो तो क्या हर चीज आपकी प्लान के मुताबिक ही है या उसमें कोई चेंजेस आ गए हैं, ठीक है। वैसे तो देखो घबराना मत, जो कंट्रोलिंग है ये आपका एक चैप्टर है पूरा सेपरेट, जहां हम अच्छे से जानेंगे पूरा कंट्रोलिंग क्या होता है, बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ कि क्या होती है कंट्रोलिंग। कि देखिए आपने कुछ भी एक प्लान बनाया, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने प्लान किया कि आपको एक ड्रेस बनानी है, ठीक है, आपने एक ड्रेस की प्लानिंग करी कि मान लीजिए ये कोई ड्रेस है, ठीक है। अब भाई ड्रेस कैसे बनाऊं मैं, चलो ये ऐसी ऐसी कुछ ऐसी ड्रेस है, ठीक है, कुछ भी मान लो इसको, ठीक है। आपने एक ड्रेस क्या करी, डिजाइन करी, ठीक है, ये पूरी आपने प्लानिंग करी कि भाई ये ड्रेस ऐसी होनी चाहिए, इसका कलर, इसका शेप, साइज, इसका डिजाइन, आपने हर चीज क्या करा, प्लान कर ली, सारी चीजें आपने प्लान कर ली। फिर आपने देखा कि जब वो ड्रेस बन के आई, बहुत सारे प्रोसेसेस के बाद जब वो फाइनली बन के आई तो वो कुछ इस तरीके से आई, ठीक है, मतलब कुछ ऐसी कुछ इस टाइप से आई, मतलब कुछ डिफरेंस के साथ आई, राइट। तो इसको कहते हैं कंट्रोलिंग, कि जब आप इस ड्रेस को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि यार आपने प्लान तो कुछ और किया था बट दिख तो कुछ और रहा है, ठीक है। तो क्या जरूरी है कि भाई इस पे आपको कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी और इसको वापस वैसा ही बनाना पड़ेगा जैसा आपने क्या किया था, प्लान किया था। अगर जैसे मान लो अगर कोई चेंज नहीं है, ये ड्रेस वैसी की वैसी ही बन गई तो फिर ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई बात ही नहीं है भाई, जो प्लान किया था वैसा काम हो गया। लेकिन अगर वैसा काम नहीं हुआ है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ जैसे मान लो वेरिएशंस आ गए, इसको बोलते हैं वेरिएशन, कि यार आपने जो सोचा वैसा काम नहीं हुआ, फिर आपको क्या करना पड़ेगा भाई, कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि अब ये चीज दोबारा ना हो, ठीक है, दोबारा ऐसे कोई डिफरेंसेस ना आए और दोबारा जो भी आपने प्लान किया है वो एकदम एग्जैक्ट वैसा ही निकल के आए। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस, ये इसको बोलते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सम स्टैंडर्ड। अब आपको ये लाइन समझ आ रही होगी कि ये है आपका स्टैंडर्ड और ये है आपका एक्चुअल। मैनेजर कैन नो वेदर दे हैव एक्चुअली बीन एबल टू अटेन द गोल। मैनेजर ये देख पाता है कि जो उसने प्लान किया था एग्जैक्टली वही हुआ है या नहीं। इफ देयर इज एनी डेविएशन, भाई कुछ इसमें डेविएशन है, कुछ इसमें क्या है, चीजें इधर उधर हैं, तो क्या होगा, वो करेक्ट हो पाएगा। इसको आप क्या करोगे भाई, फिर सोचोगे यार अब ऐसा नहीं करना है, हमको इसको चेंज करना है, आप इसको करेक्ट करोगे। तो यही होता है कंट्रोलिंग। तो भाई ये कब पॉसिबल है, जब आपके पास प्लानिंग होगी। यहाँ पे कंट्रोलिंग कब करी, जब ये प्लानिंग थी, ये प्लान किया गया था। समझ आ गया, थोड़ा सा मैंने आपको शॉर्ट में बताया, बाकी ये एक डिफरेंट चैप्टर है जहाँ पूरा अच्छे से समझेंगे। बाकी यहाँ पे सिर्फ ये बताया है कि कंट्रोलिंग जरूरी है कब, जब आपके पास प्लानिंग होगी, मतलब प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग करना पॉसिबल ही नहीं है। ओके, फिर अगला क्या है बच्चों हमारा, यस अगली हमारी फीचर्स है। देखो हमने इंपॉर्टेंस की बात कर ली, ठीक है, इंपॉर्टेंस समझ लिया। अब हम देखते हैं क्या फीचर्स है, ठीक है, प्लानिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहला कहता है पॉइंट कि प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। भाई जाहिर सी बात है कि प्लानिंग आप करते ही क्यों है, ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। भाई आपको गोवा जाना था तो आपने क्या किया, उसके लिए प्लानिंग करी ना, क्योंकि आपको गोवा जाना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव, इसके लिए आपने क्या करी, प्लानिंग करी। सो ऑर्गेनाइजेशन आर सेट अप विद अ जनरल पर्पस इन व्यू, ठीक है। सो स्पेसिफिक गोल्स आर सेट आउट इन द प्लान अलोंग विद एक्टिविटीज टू बी अंडरस्टैंड टू अचीव द गोल। तो भाई प्लान में क्या करते हो आप, बहुत सारी एक्टिविटीज, ठीक है, बहुत सारे गोल्स आप सेट करते हो, प्लान अलोंग विद द एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन। भाई क्या क्या एक्टिविटीज आपको करनी है, क्या क्या चीजें आप करोगे, सो दैट कि आपको लास्ट में आपका एंड गोल जो है वो अचीव हो जाए। इसके लिए क्या करते हो आप, प्लानिंग करते हो। चलो एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो एक कंपनी है मोबाइल फोन की, ठीक है, वो क्या करना चाहती है, एक नया फोन मार्केट में लॉन्च करना चाहती है, ठीक है। तो ये क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव है कि उसको एक नया फोन मार्केट में लॉन्च करना है, ये उसका एक ऑब्जेक्टिव हो गया। ओके मैडम, तो अब क्या होगा, वो बहुत सारी चीजें डिसाइड करेगी, ठीक है, कि भाई उस मोबाइल में क्या फीचर्स होने चाहिए, ठीक है, क्या सारी चीजें होनी चाहिए, राइट, उसका कैमरा वगैरह कैसा होना चाहिए, ठीक है, कब लॉन्च करोगे, कौन सी डेट को लाओगे, क्या क्या नए फीचर्स ऐड करोगे, ये सारी चीजें आपने क्या करी, डिसाइड कर ली, सो दैट कि क्या हो सके, आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके कि आपको क्या करना है, एक नया फोन मार्केट में लाना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। इसको ध्यान में रखते हुए आपने क्या करी, पूरी प्लानिंग करी, राइट। और दूसरी चीज ये आती है बच्चों कि प्लानिंग ऐसी करो जो अटेनेबल हो,
राइट। और जो ऑब्जेक्टिव भी ऐसा डिसाइड करो जो फुलफिल हो सके, ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव मत रखो जो फुलफिल ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो प्लानिंग ऑब्जेक्टिव के लिए तो की जाती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी ऐसा होना चाहिए जो पॉसिबल हो, जिसको अटेन करना, जिसको पाना क्या हो, पॉसिबल हो, ठीक है। तो ये पहला फीचर था। दूसरा क्या है, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। भाई मैंने आपको पहले ही बताया कि मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शन होते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शन होते हैं उसमें जो सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, प्लानिंग ही होता है, ठीक है। जो 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, तो इन सभी फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन क्या है, प्लानिंग है। प्लानिंग ले डाउन द बेस फॉर अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये बेस है। यदि प्लानिंग ही नहीं होगी तो फिर बाकी फंक्शंस तो परफॉर्म ही नहीं हो सकते, ठीक है। ऑल अदर मैनेजर फंक्शंस आर परफॉर्म विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्लान ड्रॉन। सारी चीजें भाई, ऑर्गेनाइजिंग भी, स्टाफिंग भी, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, हर चीज किस हिसाब से होगी, प्लानिंग के हिसाब से होगी, ठीक है। तो प्लानिंग क्या है, एक प्राइमरी फंक्शन है, बाकी सारी चीजें प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही की जाएंगी, ओके। अगला बच्चों हमारा फीचर है प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव वर्ड आपने सुना होगा पहले भी। परवेसिव मतलब होता है हर जगह, हर लेवल पे, ठीक है। So planning is required at all level of management as well as all department of the organization। भाई आपके मैंने बताया मैनेजमेंट के जो 3 लेवल होते हैं, एक होता है टॉप, एक होता है मिडिल और एक होता है लोअर, ठीक है। तीनों लेवल्स पे प्लानिंग जरूरी है। टॉप लेवल जो है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए प्लानिंग करता है। मिडिल लेवल जो है उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए प्लानिंग करते हैं कि भाई इन प्लानिंग जो हमने की है इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कराएं, लोगों से कैसे इसको पहुंचाएं, ठीक है, इसकी प्लानिंग करता है। और लोअर लेवल को जो काम है, जो भी उसकी जॉब है, वो कैसे परफॉर्म करेगा, वो सारी तमाम तरीके की प्लानिंग हर लेवल में की जाती है। और आपके ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। भाई मान लो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, कुछ प्रोडक्शन का, सेल्स का, मार्केटिंग का, एडवर्टाइजमेंट का, एचआर का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, बहुत सारे क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो हर डिपार्टमेंट के लेवल पे भी क्या होगी, डिफरेंट प्लानिंग होगी। भाई जो प्रोडक्शन वाला है वो प्लानिंग कर रहा होगा कि यार मैं कैसे ज़्यादा प्रोडक्शन करूँ, अच्छी क्वालिटी का करूँ, लोगों की कोई कंप्लेन ना आए, ठीक है। सेल्स वाला सोचेगा कि यार अच्छी सेल्स हो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो प्रोडक्ट है वो बिके, मतलब कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो बिके, वो सारी प्लानिंग सेल्स वाला कर रहा होगा। सिमिलरली अदर जितने भी डिपार्टमेंट है वो भी अपने अपने लेवल पे क्या कर रहे हैं, प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या है, परवेसिव है, सिर्फ एक व्यक्ति या एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का काम नहीं है, प्लानिंग सभी के लेवल पे होती है। चलिए अगला पॉइंट कहता है बच्चों प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। प्लानिंग क्या है भाई, कॉन्टिन्यूअस है। ऐसा नहीं है कि बस प्लानिंग करी और बस छोड़ दी। प्लानिंग करने के बाद भी जब तक वो आगे तक नहीं जाती और जब तक आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल नहीं होता, तब तक प्लानिंग चलती ही रहती है, ठीक है। भाई एक बार आपने चीजें डिसाइड कर ली वो तो ठीक है, पर जो चीजें चल रही हैं डिसाइड करने के बाद भी उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ता है। Plans are prepared for a specific period of time, may be for a month, quarter or a year। भाई वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के लिए प्लानिंग कर रहे हो। जिस भी चीज़ के लिए प्लानिंग करोगे उसका अलग अलग टाइम होगा। भाई कभी प्लानिंग आप एक दिन के लिए, एक महीने, एक हफ्ते या एक साल, किसी के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। प्लानिंग करके छोड़ दोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। आप जैसे मान लो आपको गोवा जाना है, ठीक है, इतनी देर से हम लोग गोवा ही तो जा रहे हैं, तो गोवा जाने के लिए आपने प्लानिंग करी, भाई ये करना है, वो करना है, एयर टिकट्स वगैरह बुक करनी है, सारी चीज़ें, लेकिन आप कर कुछ रहे हो ही नहीं, ना आपने टिकट्स बुक करी, ना कुछ, बस प्लान करके छोड़ दिया, तो क्या ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो प्लानिंग में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूएशन होना चाहिए, भाई वो चलती रहनी चाहिए। यदि बिजनेस का एग्जाम्पल दूँ तो आप जो मोबाइल फ़ोन लॉन्च करने का सोच रहे हो मार्केट में, कोई आपकी कंपनी है मोबाइल फ़ोन की, वो अगर सोच रही है तो वो देखती है भाई सारी चीज़ें, उसने सब कुछ प्लान कर लिया कि कैसे क्या उसको मोबाइल फ़ोन बनाना है, क्या फीचर्स वगैरह ऐड करने, सब कुछ उसने सोच लिया। लेकिन मान लो कोई कॉम्पिटिटर है जो कुछ ऐसा सोच रहा है जो आपकी ब्रांड को या जो आप जो लॉन्च करने वाले हैं उसको अफेक्ट करेगा, तो फिर आप क्या करोगे, कुछ चेंजेस करोगे ना प्लानिंग में, प्लानिंग को फिर बदलोगे, क्योंकि आपको पता चलता है कि यार कॉम्पिटिटर की कुछ पॉलिसी ऐसी है जो यार हमारे लिए इफेक्ट पहुंचा सकती है, हमें नेगेटिवली इफेक्ट कर सकती है, तो आप क्या करोगे, फिर प्लान को थोड़ा सा चेंज करोगे। तो इसलिए प्लानिंग क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, करके छोड़ना नहीं है, उसको धीरे धीरे हर चीज़ में देखना है कि वो सही से काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। फिर अब बच्चों हमारा जो अगला पॉइंट है वो है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक।
भाई बहुत बेसिक सी बात है कि प्लानिंग आप क्यों करते हो, फ्यूचर के लिए करते हो। भाई जो फेयरवेल पार्टी आपको ऑर्गेनाइज करनी है उसके लिए करोगे ना, कि जो लास्ट ईयर जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज हो चुकी है उसके लिए प्लान करोगे। आप सोच रहे हो कि यार वो जो पिछले साल फेयरवेल पार्टी हुई थी ना वो अच्छी नहीं हुई थी, उसमें मज़ा नहीं आया था, तो चलो उसके लिए प्लानिंग करते हैं, ऐसा कुछ होता है नहीं। जो चीज़ पास्ट में हो गई उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं करती। आप पिछले साल भी गोवा गए थे, उसमें आपको मज़ा नहीं आया, कुछ अच्छे से चीज़ें नहीं हो पाई, तो आप उसके लिए आज प्लानिंग कर रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है। फ्यूचर में जो चीज़ करनी है प्लानिंग हमेशा उसके लिए होती है, जो ऑलरेडी हो चुका है वो हमारे हाथ में नहीं है। इवन प्रेजेंट में भी जो चल रहा है ना इसके लिए भी प्लानिंग नहीं होती, क्योंकि प्रेजेंट में जो हो रहा है भाई वो तो हो ही रहा है, लेकिन प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होती है। प्लानिंग एसेंशियली इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड एंड प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। भाई आप आगे के लिए देखते हो, भविष्य देखते हो कि यार आने वाले समय में क्या चीज़ें हैं, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, प्लान करते हो। अब जब बिजनेस अपनी लेवल पे प्लानिंग करता है तो वो देखता है आसपास में कि भाई क्या क्या इन्वायरमेंट में फैक्टर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, जिसको देखकर क्या करे वो प्लानिंग करे। ठीक है, किसके लिए, फ्यूचर के लिए। फ्यूचर की चीज़ों को देखना, फोरकास्ट करना, भाई प्रेडिक्शंस लगाना, ठीक है, आजू बाजू की चीज़ों से अवेयर होके फिर आप देखते हो और फिर क्या करते हो, प्लानिंग करते हो। ठीक है, फिर आपका अगला पॉइंट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो भाई ये हम तो देख ही रहे हैं कि आपको क्या करना होता है, डिसीजन लेने पड़ते हैं। प्लानिंग एसेंशियली इन्वॉल्व्स चॉइस फ्रॉम अमंग वेरियस अल्टरनेटिव्स एंड एक्टिविटीज। ठीक है भाई, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके पास क्या है, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं। ठीक है, उनमें से आपको क्या करना है, एक चूज करना है। जैसे मैंने पहले बताया कि गोवा जाना है तो ट्रेन से भी जा सकते हैं और फ्लाइट से भी जा सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, उनमें से एक कोई डिसीजन लेना है। ठीक है, एक क्या करना है, डिसीजन लेना है। इसमें जैसे अगर मैं आपको बिजनेस का एग्जाम्पल दूँ तो मान लीजिए आपका मैनेजर है। ठीक है, आपका मैनेजर ये डिसाइड कर रहा है, ये एक डिसीजन लेना चाहता है कि वो कौन सी मशीनरी खरीदे। ठीक है, मान लीजिए कोई भी प्रोडक्शन के लिए इसको मशीन लेनी है, तो मार्केट में 4 मशीन्स अवेलेबल हैं, ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, मैनेजर ने देखा कि यार मुझे जो मशीन चाहिए वो 4 हैं टोटल, मतलब 4 तरीके से मिल सकती है हम लोगों को। ठीक है, जो मशीन चाहिए वो 4 अलग अलग मशीन्स हैं। ठीक है, मतलब हम या तो ये भी ले सकते हैं, ये भी, मतलब हमारे पास 4 ऑप्शंस है। ठीक है, अलग अलग ब्रांड्स की, अलग अलग फीचर्स के साथ, अलग अलग ब्रांड्स के साथ हमारे पास 4 ऑप्शंस है, जिसमें से हमें क्या करना है, एक सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अब मैनेजर क्या करेगा, देखेगा कि यार ये कैसी है, इसमें क्या फीचर्स है। ठीक है, ऐसे सब में फीचर्स देखेगा, क्या पॉजिटिव है इसमें, क्या नेगेटिव है, हर चीज़ को देखेगा और फिर क्या करेगा, चारों तो परचेस करेगा नहीं, मशीन तो एक ही खरीदनी है, ऑप्शंस 4 अवेलेबल हैं। तो मैनेजर जो सबसे अच्छी मशीन होगी, बेस्ट होगी, उसको क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। मान लो उसको पसंद आई बी वाली, तो वो क्या करेगा, इसी को लेगा। ठीक है, तो यही होता है प्लानिंग, कि आप क्या करो, डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। फिर अगला पॉइंट है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। ठीक है, प्लानिंग में क्या लगता है भाई, माइंड, दिमाग लगता है। प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ द माइंड इन्वॉल्विंग फोरसाइट। फोरसाइट मतलब भाई आपको देखना पड़ता है आगे की चीज़ें, सिचुएशंस, कंडीशन, सारी चीज़ें आपको पहले से देखनी पड़ती है। इंटेलिजेंट इमेजिनेशंस, आपको इमेजिनेशंस लगाने पड़ते हैं, क्योंकि आप फ्यूचर को सोच रहे हो, फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हो, तो इमेजिन तो करना पड़ेगा ना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अब भाई आप अंतर्यामी तो हो नहीं कि आपको आज ही सब पता लग जाएगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ता है, इमेजिनेशंस करने पड़ते हैं कि यार ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, फिर उस हिसाब से क्या करोगे, आप प्लानिंग करोगे। एंड साउंड जजमेंट, और आपको उसमें जजमेंट्स लेने पड़ते हैं। अब भाई यहाँ मैनेजर ने क्या किया, जजमेंट लिया ना कि इन चारों में से उसको कौन सी लेनी है। उसने देखा, सब कुछ समझा, एक मेंटल एक्सरसाइज की। भाई उसने नेगेटिव भी देखे, पॉजिटिव भी देखे हर एक मशीन के, कि भाई इसमें क्या अच्छी चीज़ है, सबसे कम कॉस्ट किस में आ रही है। ठीक है, अब ऐसा तो करेगा नहीं कि भाई जिसका कलर सबसे अच्छा होगा, जो मशीन सबसे सुंदर दिख रही होगी वो ले लेंगे। ऐसा करता है क्या मैनेजर कि भाई जो सबसे अच्छी दिखेगी, जो सबसे मतलब जिसका कलर अच्छा होगा, जो सबसे सुंदर होगी, वो मशीन हम परचेस कर लेंगे? ऐसा तो करेगा नहीं। वो अपना माइंड लगाएगा, दिमाग लगाएगा, उसके बाद क्या करेगा, मशीन लेगा कि सबसे कम कॉस्ट, सबसे सस्ती कौन सी है, या फिर ये देखेगी अगर सस्ती नहीं भी है तो सबसे इफेक्टिव कौन सी है। और हमारे पास कितना फंड है। ऐसा तो है नहीं कि अगर 1 लाख रुपीज़ का हमारे पास फंड है और हम जाके 3 लाख रुपीज़ की मशीन देख कर आ गए। ठीक है, तो सारी चीज़ें जांचने के बाद, सारी चीज़ों को देखने के बाद आप क्या करते हो, फिर डिसीजन लेते हो। तो प्लानिंग में क्या कर रहे हो, मेंटल एक्सरसाइज, हर चीज़ को इमेजिन कर रहे हो माइंड की हेल्प से। ठीक है,
अब है हमारे पास लिमिटेशंस। भाई देखो, आपने अच्छाई की बात कर ली, ठीक है, इंपॉर्टेंस देख लिए, इतनी अच्छी अच्छी बातें कर ली प्लानिंग की, लेकिन हर चीज़ में कुछ कमी तो होती ही है। सिमिलरली यहाँ पे भी है, प्लानिंग की भी कुछ कमियां हैं, कुछ लिमिटेशंस है जो यहाँ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली कमी है दैट प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा नेगेटिव पॉइंट है या लिमिटेशंस वो है रिजिडिटी। भाई बहुत रिजिडिटी हो जाती है, मतलब एकदम सख्त माहौल बन जाता है, क्योंकि आपने सब कुछ प्लान कर लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो जाने का रास्ता है आपका, वो आपने बिल्कुल सख्त बना दिया कि यार यही चीज़ें करनी है, इन्हीं को फॉलो करना है, यहाँ से अगर यहाँ जाना है तो यही चीज़ें होंगी, आप ये वाले रास्ते से जाओगे, ऐसा नहीं कि इधर से घूम फिर के चले जाओगे। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, सब कुछ प्लान कर दिया। मैनेजर में नॉट बी इन अ पोजिशन टू चेंज इट। भाई जो भी डिसाइड कर लिया है आप उसको क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। दिस काइंड ऑफ रिजिडिटी इन प्लान्स में क्रिएट डिफिकल्टी। भाई इससे क्या होगा, मुश्किलें होंगी। भाई आपने सब कुछ प्लान कर लिया कि हमें तो ऐसा ही करना है और हम सब कुछ प्लान के मुताबिक ही करेंगे। अब जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ मोबाइल फ़ोन का। आपकी एक कंपनी है जो क्या करना चाहती है, मोबाइल फ़ोन को लॉन्च करना चाहती है। ठीक है, उसने सब कुछ प्लान कर लिया कि यार ऐसे करेंगे, वैसे ये फीचर्स ऐड करेंगे, ये पॉलिसीज़ लाएंगे वगैरह वगैरह, और फिर फाइनली हम 6 महीने के अंदर अंदर एक मोबाइल फ़ोन लॉन्च करेंगे। 6 महीने की पूरी प्लानिंग हो गई। अब मान लो 3 महीने हुए थे और आपको एकदम से पता चलता है कि यार कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, ऑलरेडी हम जो चीज़ लॉन्च कर रहे थे ना, ऑलरेडी वो भी उस पर काम कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई प्लानिंग में। अब आप वैसे ही चलोगे तो क्या होगा, भाई दोनों के प्रोडक्ट सेम हो जाएंगे। तो फिर आप क्या करोगे, उस लेवल पे या उस टाइम पे क्या करोगे, चेंजेस करना चाहोगे कि यार कुछ चेंज तो करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, दोनों का सेम हो जाएगा, फिर हमें फ़ायदा ही क्या। लेकिन आप चेंज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपने सब कुछ प्लान कर दिया है। ठीक है, लेकिन मैं अपने साइड से अगर आपको बताऊं तो प्लानिंग में थोड़ी सी ऐसी गुंजाइश तो होनी चाहिए कि आप उसमें चेंज कर सको, एकदम रिजिडिटी वाली नहीं होनी चाहिए। बट ये एक लिमिटेशन है कि प्लानिंग क्या होती है, रिजिडिटी होती है, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, अगला पॉइंट है बच्चों, प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। देखो डायनामिक का मतलब तो पता ही है, चेंजेस, भाई कुछ भी हो सकता है, कल क्या होने वाला है आपको नहीं पता। ठीक है, सो द बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक, नथिंग इज कांस्टेंट। सो लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, बिजनेस एनवायरनमेंट, जहां हमने क्या देखा, वो क्या होता है, डायनामिक होता है, चीजें बदलती हैं। भाई पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बदल रहा है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में लगातार चेंजेस आ रहे हैं, कॉम्पिटिटर के माइंड में, उसके पॉलिसीज में लगातार बदलाव आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी में लगातार बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप प्लानिंग नहीं कर सकते या इतनी आसान नहीं होती है प्लानिंग करना, क्योंकि सब कुछ पूरा बाहर का एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होते रहता है। ठीक है, आज कुछ और है, कल कुछ और होगा, फिर कुछ और। ठीक है, तो इतने चेंजेस में, इतने ऐसे सिनेरियो में यदि आप एक प्लानिंग करते हो फ्यूचर की, जैसे आज से 1 साल की प्लानिंग कर ली, पर आपको क्या पता 1 साल बाद ऐसा है या नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, एक डायनामिक एनवायरनमेंट में प्लानिंग करना थोड़ा सा क्या है, टफ है। फिर बच्चों हमारा जो अगला पॉइंट है, अगली जो लिमिटेशन है, वो ये कहती है कि प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है कि भाई मिडिल मैनेजमेंट एंड अदर डिसीजन मेकर आर नीदर अलाउड टू डेविएट फ्रॉम प्लान नॉर आर दे परमिटेड टू एक्ट ऑन देयर ओन। ठीक है भाई, बहुत सही बात है कि जो चीज़ें टॉप ने डिसाइड कर ली कि यार हमें ऐसा ऐसा प्लान करना है, फिर वो चीज़ वैसे ही होगी। फिर जो उसमें मिडिल लेवल के लोग हैं, लोअर लेवल के लोग हैं, वो चेंजेस नहीं ला सकते। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए आपने कुछ डिसाइड किया। ठीक है, कोई आपको प्रोडक्शन करना है। ठीक है, आप कुछ का भी प्रोडक्शन करें, मान लीजिए आप पेन बना रहे हैं। ठीक है, पेन का आप प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो टॉप के मैनेजमेंट है उन्होंने बता दिया कि भाई वो प्रोडक्शन कैसे कैसे होगा, कौन सी मशीनरी से होगा, और एक पेन को जो बनाने की जो कॉस्ट है वो 20 रुपये आएगी। ठीक है, पूरी प्रोसेस बता दी आप, उन्होंने आपको पूरी प्लानिंग बता दी कि भाई ऐसे ऐसे ये पूरा पेन बनाना, इस तरीके से बनाना, और उसको बनाने में 20 रुपये की कॉस्ट आएगी। ठीक है, लेकिन आपके जो लोअर लेवल पे जो एम्प्लॉयज़ थे, उनमें से एक ऐसा एम्प्लॉय था जिसके पास एक बहुत अच्छा आइडिया था, या उसके पास एक ऐसी टेक्निक थी, एक अलग आप कह सकते हो उसको, एक ऐसी जानकारी थी किसी मशीनरी की, जो उसी पेन को बना देती थी 18 रुपये में। ठीक है भाई, उसको वो जानकारी थी, लेकिन वो था लोअर लेवल पे। टॉप ने ऑलरेडी चीज़ें डिसाइड कर चुका था, इसके पास आइडिया था 20 रुपए की चीज़ को 18 रुपए में बनाने का, इसके पास आइडिया था, लेकिन फिर भी इसका जो सजेशन था, इसका जो आइडिया था, वो किसने,
टॉप ने नहीं सुना या इस तक पहुंचा ही नहीं, टॉप लेवल तक इसकी बात पहुंची ही नहीं, और इसका जो भी सजेशन, जो भी आइडिया था ये इसमें ही रह गया, इसके पास ही रह गया, वो शेयर ही नहीं कर पाया, क्योंकि ऐसा कोई वे ही नहीं होता कि आप क्या कर सको, प्लानिंग में चेंज कर सको, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ टॉप ने डिसाइड कर लिया है। तो इससे क्या हुआ, लोगों की जो क्रिएटिविटी थी, भाई इसने इतना अच्छा आइडिया था, इसके पास जो भी आइडिया था इसका, क्या हुआ, वो उसके पास ही रह गया, लोगों की क्रिएटिविटी इंक्रीज ही नहीं हुई। इसका आइडिया यदि इम्प्लीमेंट होता, यदि इसका आइडिया यूज होता, तब जाके इसकी क्रिएटिविटी बढ़ती। अब भाई इसका आइडिया यूज ही नहीं हुआ, इसकी क्रिएटिविटी भी नहीं बढ़ी, ठीक है। तो यही होती है एक लिमिटेशन। फिर अगला पॉइंट है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। भाई बहुत पैसा लगता है प्लानिंग करने में। व्हेन प्लान आर ड्रॉन अप, ह्यूज कॉस्ट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मुलेशन। भाई जब भी आप प्लानिंग करते हो तो बहुत पैसा लगता है, ठीक है, समय भी लगता है, लेकिन पैसा भी लगता है, क्योंकि कई बार कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जो बड़े लेवल के होते हैं, ठीक है, उसमें बहुत ह्यूज लेवल पे प्लानिंग की जाती है, और कई बार वो क्या करते हैं, किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं, किसी एक्सपर्ट या किसी प्रोफेशनल को बुलाते हैं, ठीक है, रिसर्च वगैरह करवाते हैं, उसके बेसिस पे प्लानिंग होती है, तो ये पैसा बहुत लगता है। अब भाई प्रोफेशनल को बुलवाओगे, फ्री में तो वो करेगा नहीं प्लानिंग, ठीक है, वो पैसा चार्ज करेगा, उसको सैलरी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। यदि और अगर इसका थोड़ा सा देखें तो आप कोई रिसर्च कर रहे हो प्लानिंग करने के लिए, कहीं से आप इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हो, कुछ फैक्ट्स वगैरह ढूंढ रहे हो आप आजू बाजू से, तो इसमें भी क्या लगेगी, कॉस्ट लगेगी। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये कॉस्टली प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है कि सस्ते में आपका अच्छा सा प्लान बन जाए, ठीक है, स्पेशली ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ होता है। अगला लिमिटेशन है बच्चों हमारा, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। भाई अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, एक बिजनेस चला रहे हो, तो भाई 1 घंटे में तो प्लान बनके तैयार नहीं हो जाता है, समय लगता है, चीज़ों को इवेल्युएट करोगे, देखोगे फ्यूचर में क्या होने वाला है क्या नहीं, अवेयरनेस लोगे, आप प्रेडिक्शंस बनाओगे, फोरकास्टिंग करोगे, एनालिसिस करोगे, भाई सभी चीज़ों को समझोगे, ऐसे ही कुछ भी प्लान नहीं बना दोगे, ठीक है। उसके लिए आप पहले बजट भी देखोगे, भाई हमारा क्या बजट है, उस हिसाब से फिर प्लानिंग करोगे। समटाइम्स प्लान टू बी ड्रॉन अप टेक सो मच ऑफ टाइम दैट देयर इज नॉट मच टाइम लेफ्ट फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। भाई कई बार प्लान बनाने में ही इतना टाइम लग जाता है, इतने महीने लग जाते हैं कि फिर इम्प्लीमेंटेशन के लिए इतना सा टाइम बचता है, फिर आप बोलते हो अब इसको इम्प्लीमेंट करा दो। भाई इतना सा टाइम बचा, आपने प्लानिंग में इतना टाइम ले लिया, गलती प्लानिंग की नहीं है, गलती है किसकी, कि यार प्लानिंग के लिए जो चीज़ें हैं वो हैं इतनी कॉम्प्लिकेटेड, यार फ्यूचर का सोचना, कुछ ऐसा ना हो जाए जो गलत डिसीजन हो जाए हमारा, हर चीज़ देखोगे तो भाई टाइम तो लगेगा। अगला हमारा लिमिटेशन है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। भाई ज़रूरी नहीं है कि भाई एक बार प्लानिंग कर ली तो 100% है कि आप सक्सेस हो ही जाओगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। प्लानिंग करने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना, टाइम टाइम पे चेक करना कि भाई चीज़ें व्यवस्थित चल रही हैं या नहीं, प्लान के मुताबिक चीज़ें हो भी रही हैं या नहीं, कि बस ऐसे ही बस प्लान करके और छोड़ दिया और ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान देना पड़ता है सभी चीज़ों पे। The success of an enterprise is possible only when plan are properly drawn up। भाई प्लानिंग करना ही सब कुछ नहीं है, पहले तो उसको प्रॉपरली करनी पड़ेगी, सही तरीके से करनी पड़ेगी, एंड इम्प्लीमेंटेड, और उसको इम्प्लीमेंट भी कराना है। ऐसा नहीं प्लान करके छोड़ दिया, इम्प्लीमेंट ही नहीं कराया, इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है, और कोई सक्सेस की गारंटी नहीं होती। अब जैसे मान लो हम लोग गोवा जाने की जो ट्रिप प्लान कर रहे थे, ठीक है, आपने प्लानिंग तो कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन पता चलता है कि जिस दिन आपको गोवा जाना था उसके 1 दिन पहले आपकी तबीयत खराब हो जाती है, ठीक है, तो क्या आप गोवा जा पाओगे, क्या आपका ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो पाएगा, क्या आपने जो इतने दिन की प्लानिंग करी, इतने दिन की मेहनत करी, वो फुलफिल हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप गोवा चले ही जाओ यदि आपने प्लानिंग करी, इसलिए कोई सक्सेस की गारंटी नहीं है यहाँ पे। ओके, सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी होता है, ठीक है। हमने भी कुछ फीचर्स भी देख लिए, इंपॉर्टेंस भी देख ली और लिमिटेशंस भी देख लिए। अब फाइनली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्लानिंग की प्रोसेस। भाई कितनी प्रोसेस होती है हमारी प्लानिंग करने की। सो देयर आर टोटल कितनी हो गई हैं, देयर आर टोटल 7, पूरी 7 प्रोसेस होती हैं। सबसे पहले है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स, इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव्स, सेलेक्टिंग फ्रॉम ऑल्टरनेटिव्स, इम्प्लीमेंटेशन एंड द लास्ट फॉलो अप एक्शन। ये सारी प्रोसेस होती हैं, एग्जाम में आएंगी तो इनको सीक्वेंस वाइज ही लिखिएगा, ऐसा नहीं है फॉलो अप पहले लिख दिया और सेटिंग ऑब्जेक्टिव लास्ट में लिख दिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हर एक जो है पर्टिकुलर सीक्वेंस में है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा।
हम इसको एक एक करके समझेंगे कि भाई जब आपको प्लानिंग करनी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो आप कौन कौन सी प्रोसेस से गुजरते हो, एक के बाद एक सभी देखेंगे कि कौन सी प्रोसेस होती हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहली जो प्रोसेस है बच्चों वो है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। भाई जब तक ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा तब तक प्लानिंग कहाँ से शुरू होगी। जब तक आप यही नहीं सोचोगे कि आपको गोवा जाना है तब तक आप गोवा जाने की प्लानिंग कैसे करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जब तक उद्देश्य नहीं पता होगा तब तक उसके लिए प्लानिंग पॉसिबल नहीं है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव सर्टेन ऑब्जेक्टिव। भाई हर ऑर्गेनाइजेशन किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव के लिए ही चल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव मे बी सेट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड ईच डिपार्टमेंट और यूनिट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो या तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी होते हैं, कई बार जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, और जितनी भी यूनिट्स हैं अलग अलग उनके लिए भी क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स और गोल स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव। भाई ऑर्गेनाइजेशन को करना क्या है फ्यूचर में। ऑब्जेक्टिव अभी के लिए तो होता नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होता है फ्यूचर के लिए, आज से कुछ साल बाद हमें कहाँ पहुँचना है वो कहलाता है हमारा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कि यार हमें लॉन्च करना है एक फ़ोन, हम चाहते हैं कि इसकी बहुत डिमांड आए, तो ये क्या हो गया ऑब्जेक्टिव कि आपको फ्यूचर में लॉन्च करना है। अभी तो आप सिर्फ क्या कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो। अगला पॉइंट है it could mean an increase in sales by 20% which could be the objective of the entire organization। भाई एक एग्जाम्पल दिया है कि हो सकता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का ये ऑब्जेक्टिव हो कि वो क्या करना चाहता है, अपनी सेल्स को 20% से बढ़ाना चाहता है। ये क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है। राइट, तो भाई ऑब्जेक्टिव तो होना ही चाहिए, बिना ऑब्जेक्टिव के प्लानिंग कोई मायने ही नहीं रखती। राइट, और दूसरी चीज ऑब्जेक्टिव भी ऐसा रखो जो आप फुलफिल कर सको। ठीक है, आपके पास इतनी क्षमता हो कि आप उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सको। ठीक है, अब मान लीजिए हम एक स्टूडेंट हैं 12th क्लास के, हमारे भी अगले बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ठीक है, आप में से किसी लोगों को सीए बनना होगा, किसी को सीएस बनना होगा, किसी को मैनेजर बनना होगा। लाइकवाइज आपके भी अपने अपने गोल्स होंगे। ठीक है, ये क्या है, ये अटेनेबल है, इनको आप अटेन कर सकते हो। यदि आप अच्छी पढ़ाई करोगे, अच्छी मेहनत करोगे तो आप सीए बन सकते हो। सिमिलरली यदि अच्छी मेहनत करोगे तो सीएस भी बन सकते हो। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव आप रख सकते हो। अब मान लो आप में से किसी बच्चे का यदि ये ऑब्जेक्टिव है कि उसको स्पाइडरमैन बनना है, तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है? क्या वो स्पाइडरमैन बन सकता है? वो कितनी मेहनत कर ले, वो कितना ही कुछ कर ले, भाई स्पाइडरमैन बन ही नहीं सकते ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव भी ऐसा होना चाहिए जो पॉसिबल हो, जिसको पाना, जिसको अटेन करना क्या हो, पॉसिबल हो। तो उद्देश्य मतलब जिसे हम क्या कर सके, अटेन कर सके फ्यूचर में। ठीक है, तो यही कहता है ऑब्जेक्टिव कि ऑब्जेक्टिव हमको क्या करना होता है, डिसाइड करना होता है, फिर उसके बेसिस पे क्या करनी होती है, प्लानिंग करनी होती है। तो सबसे पहला स्टेज आपको समझ आया, वो है ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना। ठीक है, अब आपने क्या किया, ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, आपको पता चल गया कि आपको क्या करना है। फिर आप क्या करोगे, डेवलपिंग प्रीमाइसेस। ठीक है, अब आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद अब आपको क्या करना है, प्रीमाइसेस डेवलप करनी है। प्रीमाइसेस मतलब असम्पशंस ड्रॉ करना है फ्यूचर को लेके कि भाई फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या होने के चांसेस हैं। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो आपको लग रही हैं कि भाई फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें क्या करोगे, आप अभी से डिसाइड करोगे। द मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन assumptions अबाउट द फ्यूचर। फ्यूचर को लेके आप वही assumptions ड्रॉन करोगे कि भाई ये चीज़ें हैं जो हो सकती हैं और ये नहीं हो सकती हैं। These assumptions are called premises. Assumptions are the base material upon which plan are to be drawn. तो अभी तक हमने प्लान बनाया नहीं है, हम अभी क्या देख रहे हैं, एक बेस मटेरियल देख रहे हैं कि भाई फ्यूचर के लिए प्लान करना है तो पहले फ्यूचर को समझो, पहले वहां से जानकारी लेकर आओ, फिर उसके बेसिस पे क्या करो, प्लान बनाओ। ठीक है, अभी तक प्लानिंग शुरू नहीं हुई है, अभी तक हमने सिर्फ देखना चालू किया है कि बाहर चल क्या रहा है। ठीक है, इन्वायरमेंट में हो क्या रहा है, कौन सी चीज़ है, क्या एजम्पशंस हैं, फिर क्या होगा उसके बेसिस पे प्लानिंग होगी। The base material may be in the form of forecast, existing plan or any past information about the policies. तो हमारा जो बेस मटेरियल होता है, मतलब बेस मटेरियल मतलब वो जिस पर हम क्या करते हैं, assumptions। ठीक है, तो assumption का जो बेस मटेरियल होता है वो या तो फोरकास्ट हो सकता है, मतलब आपने फ्यूचर को लेके देखा, फोरकास्टिंग करी, आपने प्रेडिक्शंस लगाए कि भाई ऐसा होने का अंदाज़ा है या ऐसा नहीं होने का अंदाज़ा है।
या फिर कोई एग्जिस्टिंग प्लान, या फिर आपको कोई पुराना ऐसा प्लान था, या फिर आपका पिछला ऐसा प्लान था जो आपने देखा कि यार हमने ऐसा किया था तो हमको बहुत सक्सेस मिली थी, ये प्लान ने बहुत अच्छा काम किया था, तो इस बेसिस पर भी आप क्या कर सकते हो, प्रेमाइसेस बना सकते हो। या फिर कोई पास्ट इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिसी, या फिर कोई आपके पास कोई ऐसी पास्ट में इंफॉर्मेशन थी, कोई ऐसी पास्ट में कोई प्लान थे, ठीक है, जिसके बेसिस पे क्या कर सकते हो आप प्रेमाइसेस बना सकते हो कि यार ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा हुआ था, पिछली बार भी हुआ था और फ्यूचर में भी ऐसा कुछ चल रहा है, तो एक हमारे पास क्या बन गया, एक बेस मटेरियल। अब क्या होगा, इस बेस मटेरियल पे क्या होगी, अब प्लानिंग होगी। ठीक है, समझ में आ गया क्या होता है डेवलपिंग प्रेमाइसेस का मतलब। ओके बच्चों, फिर जो हमारी अगली स्टेज है वो है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस। ठीक है, अब आप क्या करोगे भाई, प्लानिंग के लिए बहुत सारे तरीके देखोगे। भाई आपने प्लानिंग जो भी आपका ऑब्जेक्टिव था उसके लिए आपने बहुत सारे तरीके देखे कि भाई उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए क्या तमाम तरीके के तरीके हो सकते हैं, मतलब क्या तमाम तरीके हो सकते हैं। देयर मे बी मैनी वेज टू एक्ट एंड अचीव ऑब्जेक्टिव। भाई जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के ना बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा, बहुत सारे तरीके होते हैं, राइट। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको सेल्स बढ़ानी है, राइट, सेल्स क्या करनी है, आपको इंक्रीज करनी है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। अब मान लीजिए आपके इसके लिए बहुत सारे आपके पास क्या है ऑल्टरनेटिव्स हैं कि भाई आप सेल कैसे बढ़ा सकते हो। पहली चीज़ आपने सोची कि यार एक काम करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करना थोड़ा बढ़ा देते हैं, पहले जितना करते थे उससे और ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करेंगे, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका आपने सोचा कि यार डिस्काउंट देते हैं लोगों को, राइट, थोड़ा बहुत डिस्काउंट देंगे तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो हमारी सेल्स बढ़ेगी। तीसरा तरीका आपने सोचा कि ऐसा कुछ करते हैं कि कुछ नया प्रोडक्ट लेकर आते हैं, क्योंकि नया प्रोडक्ट लोग खरीदेंगे तो हमारी सेल्स बढ़ेगी। तो ऐसे करके आपने क्या किए, तीन ऑल्टरनेटिव्स देख लिए कि यार सेल्स बढ़ाने के लिए ये तीन तरीके हो सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए तीन ऑल्टरनेटिव्स आपको मिल गए। ठीक है, ऑल द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन शुड बी आइडेंटिफाइड। अब आपके पास जितने भी तीन तरीके थे उनको क्या करोगे, आप आइडेंटिफाई करोगे, देखोगे, राइट, कि कौन कौन से तरीके हैं वो सारे आप आइडेंटिफाई करोगे। The course of action which may be taken could be either routine or innovative। तो वो जो भी आपके ऑल्टरनेटिव हैं वो या तो रूटीन हो सकते हैं, ठीक है, कि मान लीजिए आप जो एडवर्टाइजमेंट है वो आप पहले भी करते थे और आपने अभी भी फिर वही सोचा कि यार ऐसा करते चलो एडवर्टाइजमेंट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये आपका रूटीन हो गया। या फिर कोई इनोवेटिव आप ऑल्टरनेटिव सोच रहे हो कि मतलब अभी तक आपने कोई नया प्रोडक्ट नहीं लाए थे, अब आप सोच रहे हो यार एक नया प्रोडक्ट लेके आते हैं, तो ये एक इनोवेटिव हो गया। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट तो पहले भी करते थे, डिस्काउंट तो पहले भी देते थे, तो ये एक रूटीन चीज़ है, लेकिन नया प्रोडक्ट लाना एक इनोवेटिव चीज़ हो गई। तो ऑल्टरनेटिव इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है आपका। ऑल्टरनेटिव मतलब तरीका जिससे आप क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव को अटेन कर रहे हो। ठीक है, एन इनोवेटिव कोर्स मे बी अडॉप्टेड बाय इन्वॉल्विंग मोर पीपल एंड शेयर देयर आइडियाज। ठीक है, तो भाई जो भी आपका अगर आप कोई इनोवेटिव ऑल्टरनेटिव सोच रहे हो तो भाई इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा मोर पीपल्स को, राइट, उनके आइडियाज़ लाने पड़ेंगे, भाई आओ और थोड़ा सा आइडिया दो, इनोवेशन करना है हमको, कुछ नया करना है जिससे क्या हो हमारी सेल्स बढ़े। ठीक है, तो ये जो स्टेज थी आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव वाली, इसमें आपको बेसिकली ये देखना है कि ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, बस आपको वो देखने हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब हम बढ़ेंगे अगले स्टेज पे, वो है हमारे पास इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। The next step in the weighing the pros and cons of each alternative। अब मैंने आपको बहुत सारे तीन ऑल्टरनेटिव बताए थे कि सेल्स बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो एक एडवर्टाइजमेंट करना है हमको, या फिर हम क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं, ठीक है, या फिर हमने सोचा था कि हम क्या करेंगे, एक और नया प्रोडक्ट लेकर आएंगे। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट, ये तीन ऑल्टरनेटिव्स थे। अब आपको क्या करना है, इन तीनों को ना इवेल्युएट करना है, इन तीनों को देखना है कि भाई इसमें कितना खर्चा आएगा, ठीक है, इसमें कितना खर्चा आएगा, इसमें कितना खर्चा आएगा, तीनों के खर्चे देखने हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जल्दी रिजल्ट हमें किस में मिलेगा, मतलब जो हमको सेल्स बढ़ानी है 10%, वो सबसे ज़्यादा जल्दी इनमें से किन केस में हो जाएगी। ठीक है, फ़ायदा सबसे ज़्यादा किस में दिख रहा है, देखो हर एक ऑल्टरनेटिव में पॉजिटिव पॉइंट्स भी होंगे और नेगेटिव भी, वही इसमें कहा है कि हमको दोनों ही देखने, प्रॉन्स एंड कॉन्स, मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स भी देखो और नेगेटिव भी देखो। ठीक है, फिर आप देखो कि यार कौन सा है जिसमें ज़्यादा पॉजिटिव है और ज़्यादा नेगेटिव नहीं है,
राइट, मतलब ज्यादा पॉजिटिव चीजें और नेगेटिव चीजें कम है, ये आप देखोगे। फिर आप क्या करोगे, सबको अच्छे से इवेल्युएट करोगे, भाई सबसे ज्यादा फायदेमंद आप ढूंढोगे, तीनों तो लोग ही नहीं, ठीक है। या ऐसा भी कर सकते हो कि आप 2 को ले लो, ठीक है। तो लाइकवाइज क्या करना होता है, पहले तो आपको उनको चेक करना होता है, पूरा उनको आइडेंटिफाई करना होता है, शुरू से आखिरी तक पूरा आप समझोगे। Each course will have many variables which have to be weighing against each other। भाई सब में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, इसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं, इसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं, इसमें कुछ और ज़्यादा अच्छी अच्छाइयाँ हैं, ठीक है। इसमें कुछ नेगेटिव है, इसमें भी है, इसमें वैसे कुछ कुछ वेरिएबल्स सब में, सारे एक जैसे तो नहीं है, ठीक है। तो वो आपको क्या करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। Positive and negative aspects of each proposal need to be evaluated in the light of the objective to be achieved। भाई आप अपना ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखो, उस हिसाब से क्या करोगे, आप पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देखोगे और उनको इवेल्युएट करोगे और फिर लास्ट में क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखो कि हमें सेल्स 10% या 20% बढ़ानी है, तो उसके लिए आप अच्छा जो सबसे सूटेबल आपको लगेगा ऑल्टरनेटिव वो आप देखोगे। वो कब देख पाओगे, जब इनको आप अच्छी तरह से क्या करोगे, इवेल्युएट करोगे, अच्छी तरह से इनको डिफाइन करोगे कि भाई फायदा ज्यादा किस में है और नुकसान किस में है, राइट। समझ में आ गया, ओके। अब जो हमारी नेक्स्ट स्टेज है प्लानिंग प्रोसेस की, वो है सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। भाई अब आपने सारे अल्टरनेटिव देख लिए, अब आपको क्या करना है, एक सेलेक्ट करना है सभी में से। जो हम सेल्स बढ़ाने के लिए जो 3 देखे थे उनमें से अब हम क्या करेंगे, एक सेलेक्ट करेंगे जो सबसे बेस्ट और सूटेबल लगेगा, राइट। और ऐसे ही नहीं कि जो सबसे ज्यादा अच्छा लगा मैनेजर को, जो पसंद आ गया वो नहीं, फैक्ट्स और फिगर्स के मुताबिक पूरा इवेल्युएशन करने के बाद हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, राइट। फिर क्या लिखा है, दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे फाइनली हमारा डिसीजन मेक होता है, हम जब सेलेक्ट करते हैं उन सभी में से किसी एक ऑल्टरनेटिव को, तो फाइनली हमारा क्या बनता है, डिसीजन बनता है। द बेस्ट प्लान हैज टू बी अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड। जो भी बेस्ट था वो हम क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे और फिर हम उसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। जो भी हमने तरीका डिसाइड किया उसको अब हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। द आइडियल प्लान ऑफ कोर्स विच would be the most feasible, profitable and with least negative consequences। तो जो भी आपने प्लान चूज किया है, जो भी आपने ऑल्टरनेटिव चूज किया है, वो कैसा होना चाहिए भाई, मोस्ट फीजिबल, सबसे सही, सबसे अच्छा होना चाहिए, प्रॉफिटेबल, भाई नुकसान वाला नहीं होना चाहिए कि आपने चूज तो कर लिया, पता चले फ्यूचर में आपको नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, आपको प्रॉफिट होना चाहिए। और जो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है या जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो जितना कम से कम हो उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो फाइनली आपने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। और कई बार ये भी केसेस होते हैं कि आप एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव भी सेलेक्ट कर लेते हो, जैसे मैंने 3 बताए कि एडवर्टाइजमेंट बढ़ा दो, या तो डिस्काउंट दे दो, या फिर न्यू प्रोडक्ट लाओ, ठीक है। तो या तो इनमें से एक को सिलेक्ट करोगे कि आप सोचो यार चलो यार डिस्काउंट दे देते हैं लोगों को, बाकी चीज़ें हटा देते हैं। आपने एक सेलेक्ट कर लिया कि हम क्या करेंगे, अब से डिस्काउंट देंगे, इससे हमारी सेल्स बढ़ेगी। कई बार आप क्या करते हो, 2 अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लेते हो। मान लीजिए आपने सोचा कि यार एक काम करते हैं, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और उसको डिस्काउंट में बेचते हैं। तो ये क्या हो गया, 2 अल्टरनेटिव, डिस्काउंट वाला भी चूज कर लिया और एक नया प्रोडक्ट भी ले आए। तो ये हो गया एक डिसीजन लेना, ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना, या तो एक भी कर सकते हो या 2 भी कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया आपको, ओके बच्चों। उसके बाद जो है नेक्स्ट, चलो इसका एक पॉइंट है, इन सम केसेस सब्जेक्टिविटी एंड द मैनेजर्स एक्सपीरियंस, judgment and at time intuitions plays an important part in selecting the most viable alternative। भाई सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो सब्जेक्टिविटी आनी चाहिए। देखो 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिविटी और एक होता है सब्जेक्टिविटी, ठीक है। सब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि आप पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स को देख के, समझ के, ठीक है, पूरे एक्सपीरियंस वगैरह एनालिस करके, सब कुछ इवेल्युएट करके फिर आप क्या कर रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्टिविटी। लेकिन ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब, वो कि जब अपनी मर्जी से ले रहे हो, खुद का ये ऐसा चाहना है, मतलब आपने ऐसा सोचा कि यार ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए क्योंकि मेरा मन है, तो आप क्या हो जाते हो, ऑब्जेक्टिविटी हो जाते हो। लेकिन जो सिलेक्शन है किसका, ऑल्टरनेटिव का, वो सब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यार मैनेजर का मन था, मैनेजर की इच्छा थी तो मैनेजर ने ये चूज कर लिया। भाई मैनेजर की इच्छा होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी आप डिसाइड कर रहे हो, जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हो, वो बेस्ड होना चाहिए आपके तथ्यों पर, मतलब आपके फैक्ट्स पर, आपके फिगर्स और आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स है सब पर बेस्ड होना चाहिए।
हाँ, यदि मैनेजर का पास्ट में कोई एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे वो कुछ चीज़ सेलेक्ट कर रहा है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं भाई, उसने एक्सपीरियंस किया है। लेकिन कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे ही बोल रहा है, खुद का प्रॉफिट देख रहा है शायद, या खुद का कोई लालच है जो उसके मन में है, जिसके लिए वो क्या कर रहा है, बोल रहा है कि यार इसको सेलेक्ट करो। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपको पूरे फैक्ट के साथ क्या करना है, चीज़ों को सेलेक्ट करना है। एंड मैनेजर एक्सपीरियंस, भाई अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। जजमेंट आपको लेना है प्रॉपर तरीके से, क्या करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव, ठीक है ना। चलो यहाँ पे अब हमारा ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट हो गया है। अब हमको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है भाई प्लान को। अब सब कुछ हो गया, सब सेलेक्ट कर लिया, अब हमको क्या, प्लानिंग हो गई, सब कुछ सेलेक्ट हो गया, एवरीथिंग इज डन, बट नॉट डन। अब आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। अब फाइनली जो आपने प्लान किया है उसको अब आपको क्या करना है, इनिशिएट करना है, इम्प्लीमेंट करना है। द स्टेप इज कंसर्न विद पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। अब भाई आपने जो भी प्लान किया है उसको समय आ गया है कि अब एक्शन में लाया जाए। डूइंग वॉट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, अब आपको वही करना है जो आपको रिक्वायर था, जो आपने प्लान में सोचा था, ठीक है। फाइनली यहाँ पे ये स्टेप में आप क्या करोगे, प्लान को इम्प्लीमेंट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्शन, देन मोर लेबर मोर मशीनरी विल बी रिक्वायर्ड। अब जैसे आपने प्लान बनाया कि भाई हमको हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, मशीनरी की भी रिक्वायरमेंट होगी ज़्यादा से ज़्यादा। जब ये लेबर ज़्यादा आएगी, मशीन ज़्यादा आएगी, तभी क्या होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो है प्लानिंग क्या हो रही है हमारी, इम्प्लीमेंट हो रही है। कैसे होगी, जो हमने सोचा, अब आप क्या करोगे, मिडिल लेवल के पास जाओगे, उनसे बोलोगे भाई ये है प्लान्स, अब आप जाइए और लोअर लेवल पे इम्प्लीमेंट करिए। फिर लोअर लेवल को पता चलेगा कि अरे अरे ये प्लान है, ये चीज़ें हैं जो डिसाइड हुई हैं, अब हमको क्या करना है, इसको फॉलो करना है। क्योंकि प्लान ऊपर बनते हैं लेकिन फॉलो तो नीचे वाले ही करते हैं उसको, ठीक है। तो उनको पता लगेगा कि अब हमको ये चीज़ करनी है, चलो अब हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। पूरा उस तरीके की तैयारियाँ हो जाएंगी, कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, कोई रॉ मटेरियल है, कोई रिसोर्सेज है जो आपको चाहिए, तो वो सब आप क्या करोगे, अरेंज करना चालू कर दोगे, ठीक है। मतलब प्लान को आपने क्या कर दिया, शुरू कर दिया है, काम जो है आपका चालू हो गया है। अगला जो है हमारा प्रोसेस वो है फॉलो अप एक्शन। अब भाई सब कुछ हो गया, आप इम्प्लीमेंट भी कर दिया, बस यही काम खत्म नहीं हो जाता है, या एक इसके बाद एक स्टेप और है, वो है फॉलो। भाई प्लान करके इम्प्लीमेंट करके छोड़ दिया, मैनेजर ने प्लान किया, इम्प्लीमेंट करके बस मैनेजर बैठा है आराम से देख रहा है, भाई ठीक है अब कर लेंगे लोग अपने हिसाब से, ऐसा नहीं। फॉलो अप, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग चल रही है या नहीं, प्लानिंग में मतलब जो प्लान्स हमने किए थे वो प्लान हकीकत में उस तरीके से हो रहे हैं या नहीं, ये सारी चीज़ों पे नज़र रखनी पड़ती है कि प्लान फॉलो हो भी रहा है या नहीं, ठीक है। To see whether plans are being implemented and activities are performed according to schedule is also part of a planning process। भाई वो सारी एक्टिविटी जो आपने डिसाइड की थी कि आप क्या करोगे, परफॉर्म करोगे, वो उस तरीके से हो रही है या नहीं। मतलब जो भी एक्टिविटी चल रही है, जो भी आप कर रहे हो, क्या वो आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग है या कुछ उल्टा ही चल रहा है। भाई कुछ और प्लान किया था और कोई दूसरे डायरेक्शन में, कोई दूसरी दिशा में काम चल रहा है, नहीं, इस दिशा में प्लानिंग की है तो काम भी इसी दिशा में होना चाहिए, है ना। दूसरी दिशा में लोग भगेंगे तो फिर तो काम ही खत्म, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। मॉनिटरिंग द प्लान इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव। भाई समय समय पे मॉनिटर, आपने देखो क्लास का मॉनिटर होता है, बोलते हैं अरे भाई चुप बैठो, बात नहीं करो, अरे तुम इधर कहाँ जा रहे हो, ठीक है, वो क्या करते हैं, मॉनिटर। वैसे ही प्लान को भी मॉनिटर करना पड़ता है, अरे ये गलत कर रहे हो तो, अरे प्लान ऐसा नहीं था, वैसा था, ये प्लान के अकॉर्डिंग नहीं है, ये प्लान के अकॉर्डिंग है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग करके छोड़ देना इज़ नॉट अ गुड थिंग, आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल ही नहीं हो पाएगा। समय समय पे नज़र रखो, देखो, चेक करो कि भाई जो प्लान किया था वही हो रहा है या नहीं एग्जैक्टली। और यदि लग रहा है कि यार कुछ लग रहा है कि यार प्लान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वहाँ जाके उस चीज़ को करेक्ट करो। ये होता है फॉलो अप एक्शन। दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ योर प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है बच्चों, समझ में आई? सारी स्टेजेस हमने देखी, बहुत अच्छे से देखी एक एक करके। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ प्लान। भाई प्लान्स के टाइप्स देखेंगे। प्लानिंग में क्या करना होता है, प्लान बनाना होता है, ठीक है। तो प्लान मतलब जब हम सोचते हैं कि हमको क्या करना है एडवांस में, जब हम यहाँ से, जब हमको फॉर एग्जांपल आज हम यहाँ खड़े हैं, कल को हमें यहाँ जाना है, तो हम क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे, ठीक है, कि कैसे हम इस जगह से इस जगह तक कैसे हम पहुँचेंगे, ठीक है। तो वो होता है पूरा प्लान बनाना। तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ प्लान दिए होते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के हमारे पास
प्लान है, सबसे पहला है हमारे पास सिंगल यूज प्लान, और जो दूसरा टाइप है वो है हमारे पास स्टैंडिंग प्लान। ठीक है, ये दो टाइप्स के प्लान है, इनको हम समझते हैं कि क्या है ये। चलो, तो जो सबसे पहला टाइप है वो है सिंगल यूज प्लान। भाई नाम से कुछ अंदाजा लगा सकते हो आप, सिंगल यूज, नाम से थोड़ा सा सोचो क्या है ये सिंगल यूज। सिंगल मतलब तो आपको पता है एक, ठीक है, यूज मतलब इस्तेमाल होना, तो वो प्लान जो सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल हो रहा है वो होता है आपका सिंगल यूज प्लान। ठीक है, कुछ प्लान होते हैं ना जो बस एक बार आपने किए, एक बार आपने प्लानिंग बनाई, वो अचीव हो गई, वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, उसके बाद वो प्लान फिर दोबारा कोई काम का नहीं है, फिर दोबारा वो यूज नहीं होता, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो प्लानिंग करते हो आप। ठीक है, अ सिंगल यूज प्लान इज डेवलप्ड फॉर अ वन टाइम इवेंट और प्रोजेक्ट। भाई जब आपको कोई चीज सिर्फ एक ही बार करनी है, या वो कोई भी इवेंट है, कोई भी प्रोजेक्ट है जो सिर्फ एक ही बार कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके भैया की शादी है, वो एक इवेंट है, वो एक प्रोग्राम है जो आप फ्यूचर में करोगे, वो भैया की शादी है। ठीक है, तो क्या वो एक ही बार होगी या बार बार होगी? उसके लिए जो प्लानिंग है वो एक ही बार करोगे या बार बार हर साल करोगे? भाई हर साल तो करोगे नहीं, भैया की शादी उनके जीवन में एक ही बार होनी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे आप, सिर्फ एक ही बार प्लानिंग करोगे, बार बार नहीं करोगे कि भाई हर साल लगे हो या हर महीने लगे हो वही प्लान कर रहे हो, नहीं, एक बार प्लानिंग करोगे, जैसे ही शादी वादी हो गई प्लानिंग फिर ओवर, फिर जरूरत नहीं है। तो वही होता है सिंगल यूज प्लान। Such a course of action is not likely to be repeated in future। ये रिपीट नहीं होते कि भाई बार बार आप फ्यूचर में इनको रिपीट कर रहे हो। They are for non recurring situation। भाई ये बार बार नहीं होते कि भाई भैया की शादी हर महीने हो रही है तो हम हर महीने प्लानिंग करते हैं, ऐसा नहीं होता, एक ही बार होती है। ठीक है, तो these type of plans are not नॉन रिकरिंग इन नेचर, बार बार ये नहीं होते। द ड्यूरेशन ऑफ दिस प्लान में डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट। भाई प्रोजेक्ट कैसा है, ठीक है, एक महीने का प्रोजेक्ट है, एक हफ्ते का प्रोजेक्ट है, एक साल का प्रोजेक्ट है, वो डिपेंड करता है कि भाई बिजनेस का मतलब क्या ड्यूरेशन का प्रोजेक्ट है, उसके हिसाब से होती है आपकी सिंगल यूज प्लान। ठीक है, इट में स्पैन ऑफ वीक और अ मंथ। वही मैंने बताया कि ये डिपेंड करता है कि सिंगल यूज प्लान का क्या ड्यूरेशन है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अब जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बिजनेस का दूं, ठीक है, शादी ब्याह वाला तो भाई आपका हो गया, बिजनेस का यदि एग्जाम्पल दूं तो मान लीजिए आपने सोचा कि आपको एक मोबाइल फोन लॉन्च करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपने जो प्लान बनाया वो एक ही बार बनेगा। क्यों? क्योंकि एक टाइप का मोबाइल फोन तो एक ही बार लॉन्च होता है ना, अगली बार जब आप लॉन्च करोगे तो वो दूसरा मोबाइल होगा। तो एक बार जब आपने एक मोबाइल को लॉन्च करने की जो प्लानिंग बनाई वो सिंगल यूज हुई। ठीक है, बार बार फिर वही प्लानिंग नहीं, क्योंकि जब अगला फोन लॉन्च करोगे तो उसकी अगली प्लानिंग होगी। ठीक है, दूसरी प्लानिंग होगी, उसमें दूसरे फीचर्स होंगे, उसके लिए दूसरे लोग आएंगे, दूसरी टेक्नोलॉजी यूज होगी। ठीक है, सब कुछ बदल जाएगा। तो यहाँ पे बिजनेस को जब एक फोन लॉन्च करना है तो वो उसके लिए एक प्लानिंग करेगा। ठीक है, उसको बार बार फिर नहीं होगी वो प्लानिंग। ओके, समझ में आया? चलो बच्चों, अच्छी बात है कि आपको समझ आया। फिर हमारा जो अगला, हाँ एक पॉइंट और है इसमें, द प्रोजेक्ट में समटाइम बी ऑफ ओनली वन डे। भाई जो सिंगल प्लान है हो सकता है सिर्फ एक दिन के लिए बना हो। ऑर्गेनाइजेज एन इवेंट और अ सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेज। भाई एग्जाम्पल दिया है कि एक दिन का सिंगल यूज प्लान कौन सा हो सकता है, कि मान लीजिए आपकी कंपनी में कोई कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, जो एक ही बार हो, भाई रोज रोज तो होती नहीं है, और रोज रोज कॉन्फ्रेंस में सेम लोग भी नहीं आते, अलग अलग लोग आते हैं। तो अगर मान लो कॉन्फ्रेंस हर साल भी होती है तो अलग अलग लोग आते हैं, उसकी अलग अलग प्लानिंग होती है। ठीक है, तो एक दिन में जो कॉन्फ्रेंस है उसकी जो प्लानिंग है वो क्या है, सिंगल यूज प्लान है। दीज प्लान इंक्लूड बजट। भाई बजट भी एक ही बार बनता है, हर महीने तो बनता नहीं है, हर साल बनता है लेकिन अलग अलग बनता है ना। भाई हर साल का एक जैसा बजट आता है? नहीं भाई, बजट हर साल अलग अलग बनता है। ठीक है, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोग्राम कोई भी प्रोजेक्ट आप लेके आ रहे हो वो क्या होगा, सिंगल यूज, क्योंकि हर साल एक जैसा प्रोजेक्ट तो लाओगे नहीं, हर साल आप अलग अलग प्रोजेक्ट लाओगे और अलग अलग प्लानिंग करोगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्लान के बारे में, वो है स्टैंडिंग प्लान। ठीक है, स्टैंडिंग का आप थोड़ा सा अंदाजा लगाओ तो ये कह रहा है कि जो है, जो खड़ा हुआ है, मतलब जो हमेशा है, ठीक है, जो कभी भी जा नहीं रहा है, वहीं पे है। तो इसी से आप देखो कि जो स्टैंडिंग प्लान है वो क्या होता है। स्टैंडिंग प्लान इज यूज फॉर एक्टिविटीज दैट अकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। भाई वो चीज जो बार बार हो रही है, वहीं हो रही है, बार बार हो रही है। ठीक है, उसके लिए जो आप प्लान करते हो वो आपके स्टैंडिंग प्लान कहलाते हैं। भाई फॉर एग्जाम्पल
आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्शन होता है वो रोज होता है, ऐसा तो नहीं बस एक ही बार होता है और बस होता ही नहीं है। एक ही दिन के लिए आप बिजनेस थोड़ा ना करते हो, बिजनेस तो आप सालों साल करते हो, प्रोडक्शन भी सालों साल करते हो, राइट, मार्केटिंग सालों साल करते हो, सेलिंग भी आप करते हो। तो इनके लिए जो प्लान होते हैं वो आपके होते हैं स्टैंडिंग प्लान, ठीक है भाई। रोज प्रोडक्शन हो रहा है, रोज मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है, चीजें बन रही हैं आपके यहाँ पे, तो उसके लिए जो प्लान होगा कि भाई कैसे बनेगा, कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, मशीनरी में फिर कैसे होगा, फिर कैसे वो प्रोडक्ट फिनिश्ड होगा, फिर उसकी पैकेजिंग क्या होगी, तो ये रोज का काम है आपका। तो इसका जो प्लान है वो क्या है, स्टैंडिंग प्लान है, राइट। It is designed to ensure that internal operations of an organization run smoothly। ये बेसिकली इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो आपके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली चल सके। भाई अगर प्रोडक्शन का कोई प्लान ही नहीं होगा तो रोज आप सोचोगे भाई आज कैसे करें, आज कैसे करें, आज क्या करें, नहीं। यदि आप चाहते हो प्रोडक्शन टाइम से हो, स्मूथली हो, सारी चीज़ें व्यवस्थित ढंग से रोज चलती रहे और अच्छे से प्रोडक्शन हो शांति रूप से, तो आप क्या करोगे, स्टैंडिंग प्लानिंग करके रखोगे। Such a plan greatly enhance efficiency in routine decision making। भाई ये रूटीन के काम होते हैं, रूटीन डिसीजन मेकिंग्स वगैरह होती है, तो इनके लिए, इनकी एफिशिएंसी के लिए इस टाइप के प्लान बनाए जाते हैं, ठीक है, समझ आया आपको। फिर अगला पॉइंट कहता है, इट इज यूजुअली डेवलप्ड वंस बट इज मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू मीट बिजनेस नीड्स एंड रिक्वायर्ड। भाई ये जो है ना एक ही बार बनाए जाते हैं और हमेशा फॉलो होते हैं, ठीक है, लेकिन इनमें मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं। मान लीजिए प्रोडक्शन के लिए आपने स्टैंडिंग प्लान बनाया कि भाई कैसे कैसे प्रोडक्शन होगा। अब मान लीजिए आपका जो रॉ मटेरियल वो थोड़ा महंगा हो गया या आपकी मशीनरी थोड़ी सी कुछ खराब वराब हो गई, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे प्लान में। हो सकता है फिर आप दूसरी मशीनरी ला रहे हो या रिपेयर कर रहे हो, तो फिर सब्स्टिट्यूट मशीनरी कौन सी आएगी, मतलब जो थोड़े दिन उसकी जगह काम करे, ठीक है। लाइकवाइज इनमें क्या करते हो, मॉडिफिकेशंस करते हो स्टैंडिंग प्लान में, ओके। स्टैंडिंग प्लान इंक्लूड्स पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड एंड रूल। भाई आपकी पॉलिसीज क्या है, देखो ये जो है ना ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ये सब आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे देख लो कि स्टैंडिंग प्लान में क्या आ जाती है आपकी पॉलिसीज, ठीक है, क्योंकि ये रिकरिंग है, बार बार आपको पॉलिसीज का यूज करना पड़ता है। आपका प्रोसीजर क्या है, जो मैंने आपको एक प्रोडक्शन की प्रोसेस के हेल्प से बताया, मेथड, रूल्स, ये सारे आपके स्टैंडिंग प्लान में आते हैं। तो ये कुछ दो टाइप्स के प्लान थे जो हमने डिस्कस किए, ठीक है। एक था हमारा क्या, सिंगल यूज प्लान और एक हमारा स्टैंडिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। अब कुछ और तरीके के भी प्लान होते हैं जो बिजनेस में किए जाते हैं, ठीक है, जो बिजनेस क्या करता है रोज, मतलब इस तरीके के प्लान को क्या करता है, रोज करता है। तो वो कुछ अदर टाइप्स के प्लान है जो हम यहाँ पे देखेंगे। ये देखिए, तो इसमें सबसे पहला जो है वो है आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है, फिर है आपके कुछ पॉलिसीज, फिर है आपके प्रोसीजर, फिर है आपके रूल्स, देन योर प्रोग्राम्स, मेथड्स एंड एट लास्ट योर बजट। तो ये क्या है, कुछ अदर टाइप्स ऑफ प्लान है जो बिजनेस करता है। भाई बिजनेस ऑब्जेक्टिव भी बनाएगा, पॉलिसीज भी बनाएगा, प्रोसीजर, रूल्स, प्रोग्राम, ये सारी चीजें भी क्या करता है, बिजनेस करता है, ठीक है। तो अब हम इनको एक एक करके अच्छे से समझेंगे। ये आपको थोड़े कॉमन लग रहे होंगे, ठीक है, सारे वर्ड्स जो आपको सुने हुए हैं कोई डिफरेंट नहीं है, पर थोड़ा सा इसको हम बिजनेस की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला जो हमारा प्लान है, ये बेसिकली अदर टाइप्स ऑफ प्लान है, ठीक है। सबसे पहला है हमारा ऑब्जेक्टिव। भाई ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया, आपका उद्देश्य, आपको करना क्या है, आपको फ्यूचर में क्या चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अभी के लिए तो है नहीं, फ्यूचर के लिए है। आप अभी यहाँ हो, आप फ्यूचर में कहाँ जाना चाहते हो, वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, प्लानिंग में भी सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव ही डिसाइड करते हो, ठीक है। बिना ऑब्जेक्टिव के तो प्लानिंग पॉसिबल ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव देयरफॉर कैन बी सेड टू बी द डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन। मैंने वही बताया कि भाई आपको फ्यूचर में कहाँ जाना है, कौन सी पोजीशन पे जाना है, आपकी क्या डिजायर्ड पोजीशन है, दैट द मैनेजमेंट वुड लाइक टू रीच। जहाँ पे मैनेजमेंट जाना चाहता है, वो पोजीशन जहाँ पे मैनेजमेंट फ्यूचर में जाना चाहता है, वो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। Objectives are very basic to the organization and they are defined as and which the management seek to achieve by its operations। भाई ये end result होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अभी के लिए नहीं है कि भाई आज ही हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, नहीं, ये एंड रिजल्ट है। जब पूरा सब कुछ हो जाएगा, पूरी प्लानिंग हो जाएगी, पूरा इम्प्लीमेंटेशन, फॉलो अप, जब सारी चीजें हो जाएंगी तब जाके आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव।
तो डिसाइड तो पहले हो जाता है लेकिन अचीव एंड में होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया? ओके, तो ऑब्जेक्टिव भी मैंने आपको बताया कि कैसा होना चाहिए, अटेनेबल, जिसको आप क्या कर सको, अटेन कर सको। ठीक है, सो ये तो पहले चीज कि हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं भाई। कोई चाहता है हमारी सेल्स बढ़े, कोई चाहता है कि हम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन करें तो उसके लिए वो प्लानिंग करता है, कोई चाहता है कि हमारी मार्केटिंग अच्छी हो, हमारी गुडविल अच्छी हो, लोगों की नज़रों में हम काफ़ी अच्छा रहे, हमारी गुडविल इंक्रीज हो। ये सारे क्या हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, जिसके लिए बिजनेस क्या करता है, प्लानिंग करता है। समझ में आ गया ऑब्जेक्टिव क्या होता है? चलिए अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट। ओके, फिर कहता है देयरफॉर एन ऑब्जेक्टिव सिंपली स्टेटेड इन व्हाट यू वुड लाइक टू अचीव। भाई आपको फ्यूचर में क्या अचीव करना है वो आपको ऑब्जेक्टिव बताता है। द एंड रिजल्ट ऑफ एनी एक्टिविटी, भाई आपकी एक्टिविटी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, आप तमाम तरीके की चीजें जो भी कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए। पूरी प्लानिंग गोवा जाने की क्यों करी, क्योंकि हमें गोवा जाना है, हमारा मन है गोवा जाने का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है हमारा कि हमें गोवा जाना है, इसलिए हमने इतना किया, घर वालों को मनाया, घर वालों को पूरा प्रेशर किया कि हमें जाना है, दोस्तों के साथ घूमना है, जो भी है सारी तमाम तरीके की जितनी भी एक्टिविटी थी, पैसा जोड़ा इधर उधर से, ठीक है, कपड़े वगैरह खरीदे, घर वालों को मनाया, सारी चीज़ें करी और फिर जाके क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ। ठीक है, तो यही है कुछ बातें ऑब्जेक्टिव के बारे में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्लान हमारा होता है स्ट्रैटेजी। ठीक है भाई, स्ट्रैटेजी क्या होती है, अब मुझे आप ये बताइए। देखो ये जो वर्ड्स है ना थोड़े से कॉमन लगेंगे, देखो आपको लगेगा कि यार ऑब्जेक्टिव भी वही है, स्ट्रैटेजी भी वही है, ऐसा नहीं है, इनमें थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अब स्ट्रैटेजी क्या होती है वो आप यहाँ समझिए। इट विल ऑल्सो रिफर टू फ्यूचर डिसीजन डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्शन। भाई ये आपको बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्शंस हैं वो किस तरफ जाएंगे और जो इसके स्कोप है वो कहाँ तक रहेंगे इन लॉन्ग रन। भाई स्ट्रैटेजी हमेशा लॉन्ग रन के लिए होती है। ठीक है, ऐसा नहीं एक आध दिन के लिए बना दी, नहीं, स्ट्रैटेजी जो है वो लॉन्ग रन के लिए होती है। वो बताती है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन किस डायरेक्शन में जाएगा, आपको कहाँ पे अपने स्कोप्स हैं, आपको किन स्कोप्स पे जाके काम करना है। Thus we can say a strategy is a comprehensive plan for accomplishing an organization objective। तो भाई देखो ऑब्जेक्टिव को तो आपको क्या करना है, फुलफिल करना ही है। ठीक है, इसके लिए आपके जो अदर प्लान्स हैं, साइड वाले प्लान, ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए जो साइड में जो प्लान चल रहे हैं वो आपके कहलाते हैं स्ट्रैटेजी। ठीक है ना, समझ में आया आपको ये? ओके, पहले इसको थोड़ा सा समझो। देखो स्ट्रैटेजी आपने सुनी होगी कि यार इस कंपनी की तो ये स्ट्रैटेजी है, कई बार आपने बातों में सुना होगा, जब आप थोड़ा सा बिजनेस की बातें करते हैं या फिर सुनते हैं तो आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि यार इस कंपनी ने तो इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी लेके आया है कि इसने बिल्कुल लोगों को टक्कर दे दी और बहुत ग्रोथ करी और खूब प्रॉफिट कमाया। क्यों कमाया? क्योंकि इसकी स्ट्रैटेजी ऐसी थी। इसकी ये स्ट्रैटेजी, होता क्या है स्ट्रैटेजी? देखो स्ट्रैटेजी मतलब आप क्या चीज़ें कर रहे हो, राइट, कहाँ आपका डायरेक्शन है। तो बेसिकली देखा जाए तो स्ट्रैटेजी हमेशा कॉम्पिटिटर को ध्यान में रख के की जाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि जिस तरीके से आपका कॉम्पिटिटर काम कर रहा है उसकी क्या पॉलिसीज है, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो क्या नई चीज़ें लेके आ रहा है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हो। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी जो है वो कॉम्पिटिटिव नेचर की होती है कि कंपटीशन को फेस करने के लिए आप जो प्लान बना रहे हो जिससे क्या हो सके, आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके, वो कहलाती है आपकी स्ट्रैटेजी। ठीक है ना, समझ आया? अब जैसे मान लीजिए बिजनेस की स्ट्रैटेजी है कि वो कंज्यूमर्स को क्रेडिट नहीं देता। ठीक है, कोई भी जो प्रोडक्शन कर रहा है वो किस तरीके से कर रहा है, वो पूरी उसकी होती है स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो ये हमेशा बिजनेस बनाता है किसको ध्यान में रख के, कॉम्पिटिटर को ध्यान में रख के। ठीक है ना, तो यही होती है कुछ स्ट्रैटेजी की बातें। इसमें हमारा अगला पॉइंट अब हम देखेंगे, दिस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान विल इंक्लूड 3 डायमेंशंस। ठीक है, तो इसमें 3 डायमेंशंस दिए हैं। सबसे पहला है डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। तो भाई देखो स्ट्रैटेजी मैंने आपको पहले ही बताया कि ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, इसमें आप क्या करते हो, एक एक्शन को क्या करते हो, अडॉप्ट करते हो कि यार आपको ये चीज़ करनी है, आपने डिसाइड करा कि यार मुझे ये चीज़ करनी है, ये एक्शन करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हो, आप उस एक्शन को अडॉप्ट करते हो।
फिर थर्ड पॉइंट लिखा है बच्चों, एलोकेटिंग रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। अब भाई ऑब्जेक्टिव बना लिया, एक्शन भी सोच लिया, पर कोई रिसोर्सेज ही नहीं है, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपके पास उस चीज को पूरा करने के लिए पर्टिकुलर अमाउंट में क्या होनी चाहिए, रिसोर्सेज भी होनी चाहिए, ठीक है। तो यही होती है स्ट्रेटजी कि आपने कॉम्पिटिटर को ध्यान में रख के जो चीज़ें सोची उसको ध्यान में रख के आपने रिसोर्सेज वगैरह भी देखी कि यार ऐसा नहीं हो कि उसके पास ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी हो, ज़्यादा अच्छे एम्प्लॉयज़ हो और हम कहीं पीछे रह जाए। ऐसा नहीं, आपकी भी ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हम यार अच्छे एम्प्लॉय लेके आएंगे, वेल एजुकेटेड लोगों को रखेंगे। हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हम अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि कॉम्पिटिटर की ये स्ट्रेटजी है कि वो अपना जो एडवर्टाइजमेंट है वो सोशल मीडिया पे कराता है, ठीक है, वेबसाइट के थ्रू, या पूरा क्या करता है, ऑनलाइन कराता है, ठीक है, सारी एडवर्टाइजमेंट उसकी ऑनलाइन होती है। और आप क्या करते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में करते हैं। तो आपको क्या लगता है कौन का एडवर्टाइजमेंट, किसका एडवर्टाइजमेंट सबसे ज्यादा लोगों की नजरों में आएगा, भाई ऑनलाइन जो सोशल मीडिया पे कर रहा है वो, या जो न्यूज़पेपर में कर रहा है, ठीक है। तो भाई आप जो न्यूज़पेपर में कर रहे थे, आपकी भी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी को ध्यान में रख के कि भाई वो अगर ऑनलाइन कर रहा है तो यार मुझे भी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट ही करना चाहिए, तभी क्या हो सकता है, कंपटीशन फेस हो सकता है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी वो होती है कि आप पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म में किस तरीके से आप क्या कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, एडवर्टाइजमेंट को लेकर आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, रिसोर्सेज वगैरह को लेकर आप किस तरीके से सोचते हो, क्या स्ट्रैटेजी रखते हो, ये सारे तमाम तरीके की चीजें जो बेसिकली कॉम्पिटिटर और अदर इन्वायरमेंट को ध्यान में रखकर आप करते हो, वो आपकी स्ट्रैटेजी कहलाती है, ठीक है, समझ आया। ओके, अब हम देखते हैं अगला पॉइंट, वो है पॉलिसी। देखो इसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज और ऐड करूंगी कि जो हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जो इससे पहले मैंने पढ़ाया था उसमें ये है कि जब आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हो ना, तो वो थोड़ा सा अपने रिसोर्सेज को ध्यान में रख के करना चाहिए कि यार ऑब्जेक्टिव हमने तो डिसाइड कर लिया, पर पता चला कि उसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, हमारे पास लोग ही नहीं है उस तरीके का काम करने के लिए, हमारे पास मशीनरी ही नहीं है कि वो उस चीज़ को क्या करे, उस चीज़ के हिसाब से काम करे, ठीक है। तो पहले हम हमारी रिसोर्सेज देखते हैं कि क्या उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं जो हेल्पफुल है, ठीक है। यदि है तो ही हम उस तरीके का ऑब्जेक्टिव लेंगे, अदरवाइज ऐसा ऑब्जेक्टिव लेने का कोई फायदा नहीं है जिसको पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने ऑब्जेक्टिव वाले पॉइंट में ऐड किया है। बाकी हमारा जो नया प्लान है वो है पॉलिसी। सो क्या होती है पॉलिसी? पॉलिसीज आर जनरल स्टेटमेंट्स दैट गाइड थिंकिंग और चैनलाइज एनर्जीज टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। भाई ये क्या है? ये कुछ जनरल स्टेटमेंट है। भाई आपने बहुत जगह सुना होगा कि यार इस कंपनी की ये पॉलिसी है, या फिर कंपनी वाले बोलते हैं कि भाई हमारी तो ये पॉलिसी नहीं है, या ये हमारी पॉलिसी है। बहुत जगह आपने ये चीज़ सुनी होगी। तो ये क्या है? वो जनरल स्टेटमेंट है जो बताते हैं कि हमारी कंपनी किस तरह से चलती है, क्या हम सोच रखते हैं, क्या हमारी थिंकिंग है, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन से हम क्या सोच रखते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी अगर सिचुएशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हमारी कंपनी की तरफ से क्या चीज़ें रहेंगी, वो पर्टिकुलर चीज़ें आपको क्या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देंगी। इसको आप क्या कहते हो? पॉलिसी, राइट। आगे और देखते हैं इसमें। पॉलिसी प्रोवाइड अ बेस फॉर इंटरप्रेटिंग स्ट्रेटेजी विच इज यूजुअली स्टेटेड इन जनरल टर्म्स। तो बेसिकली पॉलिसीज क्यों बनाते हो? ताकि आप क्या करो, स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट कर पाओ, राइट। आप स्ट्रेटेजीज को क्या कर पाओ, इम्प्लीमेंट कर पाओ, ठीक है। जो आपने जनरल टर्म्स में दी है, ये एक जनरल टर्म्स है, ठीक है। पॉलिसी जो है वो एक जनरल टर्म है। दे आर गाइड टू मैनेजरियल एक्शन एंड डिसीजन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। देखो आपने बहुत जगह सुना होगा कि यार इस कंपनी की ऐसी पॉलिसी है, ठीक है। अब बहुत सी कंपनी होती हैं जो कस्टमर को लेके कुछ पॉलिसी बनाती हैं, एम्प्लॉयज़ को लेके कुछ पॉलिसी बनाती हैं, कॉम्पिटिटर्स को लेके भी कुछ पॉलिसीज बनाती हैं, राइट। तो वो पॉलिसीज होता क्या? देखो कॉम्पिटिटर को लेके तो स्ट्रेटेजी बनती है, ठीक है, उसको हटा दो। किसको लेकर? कंज्यूमर्स को लेकर, एम्प्लॉय को लेकर, और भी चीज़ों को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, वगैरह वगैरह को लेकर क्या बनाती है? पॉलिसी बनाती है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है? देखो मान लो कि एक कंपनी, एग्जांपल देती हूँ, एक कंपनी है जिसकी एक पॉलिसी है, किसको लेकर? कस्टमर सर्विस को लेकर। कस्टमर सर्विस की एक पॉलिसी है कि भाई कस्टमर्स बार बार आते हैं कंप्लेंट लेकर या कोई भी चीज़ है,
तो आपने सोचा कि यार इसको लेकर एक पॉलिसी बना दो, क्योंकि बार बार वो चीज़ हो रही है, ठीक है, बार बार आपके पास आ रहे हैं कंप्लेंट लेके, तो आप एक पॉलिसी बना देते हो कि यार जो कस्टमर्स थे वो दिन में पहले कभी भी आ जाते थे, अब आपने एक पॉलिसी बना दी कि भाई जो सारी कंप्लेंट्स हैं वो दिन में 4 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक आप सुनेंगे, ठीक है, 4 से 6 आप सारी कस्टमर की कंप्लेंट को सुनेंगे। तो ये क्या है, ये आपकी पॉलिसी है कि भाई इसके पहले या इसके बाद आप नहीं सुनते, आप सिर्फ वो 2 घंटे में ही सुनते हो, ठीक है। तो यही होती है पॉलिसी, क्योंकि बार बार वो चीज़ हो रही है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए, उसका सजेशन देखने के लिए आपने क्या किया, एक पॉलिसी बना दी। सिमिलरली अगर एग्जांपल दो एम्प्लॉयज़ का, तो आप क्या, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, अब उनकी क्या सैलरी रहेगी, उनको क्या आप इंटेंसिव मतलब बेनिफिट्स क्या दोगे, उसके लिए आपकी पॉलिसी है, ठीक है। अब भाई कोई एम्प्लॉय महीने में मान लो बार बार छुट्टियां मांगता है, लीव बार बार मांगता है, तो भाई उसको लेके भी आप पॉलिसी बनाओगे। क्यों? क्योंकि एक को दे दोगे तो फिर दूसरा भी बोलेगा भाई मुझे भी छुट्टी चाहिए, तीसरा भी बोलेगा, तो बार बार ये सिचुएशन आती है, ठीक है। तो बार बार किसी चीज को आप बोलोगे, इसको भी समझाओगे, उसको भी समझाओगे, इससे अच्छा है आपने एक बार में एक पॉलिसी बना दी कि भाई हमारे यहाँ महीने में 3 छुट्टी से ज्यादा छुट्टियां नहीं दी जाती, ठीक है, पॉलिसी बन गई, अब सबको पता है, अब कोई आपके पास छुट्टी लेने नहीं आएगा। समझ आ गया पॉलिसी का क्या मतलब होता है, ठीक है ना? ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोसीजर। देखो प्रोसीजर तो आपको पता ही है कि भाई स्टेप बाय स्टेप जो चीजें होती हैं, क्या प्रोसीजर है, आपने सुना होगा कि भाई इसकी क्या प्रोसीजर है, मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या स्टेजेस है किसी भी चीज को करने की। प्रोसीजर्स आर रूटीन स्टेप्स, ठीक है, रोज के स्टेप, भाई जो रोज हो रहा है काम उसकी जो स्टेप्स है, ऑन हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटीज, भाई जो एक्टिविटीज रोज हो रही हैं रूटीन में, रोज जो काम चल रहा है उसकी क्या स्टेजेस है, उसकी क्या स्टेप है, वो पूरा आपका प्रोसीजर में आता है। दे डिटेल द एग्जैक्ट मैनर, ठीक है, वो आपको क्या बताती है, एग्जैक्ट मैनर बताती है इन विच एनी वर्क इज टू बी परफॉर्म, भाई कैसे आप कौन सा काम करोगे उसकी पूरी एग्जैक्ट स्टेजेस, ठीक है, पूरा एग्जैक्ट प्रोसीजर आपको इसमें देखने को मिलता है। दे आर स्पेसिफाइड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब इनका एक क्या होता है, ऑर्डर होता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो 1 2 3, ऐसा नहीं है तीसरा वाला काम पहले कर लिया दूसरी वाली स्टेज बाद में कर ली, नहीं, जो है ऑर्डर उसी में फॉलो होता है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं तो मान लीजिए कि आपकी कोई कंपनी है जो बनाती है ड्रेसेस, ठीक है, ड्रेसेस बनाती है, तो भाई उसका एक प्रोसेस है, जैसे मान लो कि सबसे पहले वो जो ड्रेस है उसके लिए आप क्या लेते हो, भाई रॉ मटेरियल लेते हो, ठीक है, बहुत सारा क्या है ये, मान लो रॉ मटेरियल है, ठीक है, ड्रेस को बनाने में जितना रॉ मटेरियल है सबसे पहले वो आया, ठीक है, उसको सबसे पहले आपने क्या किया, आने के बाद पहले तो आपने स्टोर किया, उसको रखा, उसके बाद आपने उसको मशीनरी में भेजा, ठीक है, वहाँ पे कुछ कुछ प्रोसेस हुई, उस मशीनरी में गया और वहाँ पे उसकी कुछ कुछ प्रोसेस हुई, मशीन से जब वो बाहर आया, ठीक है, फिर क्या हुआ, उसमें पेंटिंग हुई, ठीक है, अब उसमें क्या होगी, कुछ कुछ पेंटिंग होगी, भाई उसमें कलर होगा, ठीक है, आप फैब्रिक है वो कपड़े बना रहे हो, ड्रेस बना रहे हो, तो जब वो मशीन से आएगी तो मान लो उसमें आप कुछ पेंटिंग वगैरह करोगे, कुछ डिजाइन्स वगैरह डालोगे, ये सारी चीजें होंगी। उसके बाद फाइनली क्या हो जाएगा, वो एक एंड प्रोडक्ट बन जाएगा जो आप बिक सकता है, ठीक है, जो मार्केट में जा सकता है। तो देखा आपने ये प्रोसीजर थी कि भाई पहले रॉ मटेरियल आया, ठीक है, रॉ मटेरियल को आपने मशीन में डाला, वो मशीन में पूरा प्रोसेस हुआ, मशीन में जाके उसका पूरा शेप बना, उसकी कटिंग वगैरह हुई, उसमें साइज वगैरह आपने डाला कि भाई कौन से साइज का है, क्या पैटर्न है, ये सारी चीजें करी, ठीक है, मशीन से बाहर आया, फिर आपने उसमें कलर वगैरह डाले, कुछ पेंटिंग्स प्रिंटिंग वगैरह का काम किया बेसिकली, और आपने उसमें डिजाइन्स वगैरह कुछ डाल दिए, फाइनली वो बन गया एक प्रोडक्ट, एक फिनिश प्रोडक्ट जो अब मार्केट में जाएगा। तो ये जो 1 2 3 ये जो है ये क्या है, ये पूरी एक प्रोसीजर है, राइट, ये क्या है, पूरी प्रोसीजर है। अब आप बताइए क्या ऐसा हो सकता है कि पहले ये चीज हो गई फिर वो चीज, ऐसा नहीं, सब कुछ एक सीक्वेंस में है, तो ये क्या है, ये एक प्रोसीजर है, ठीक है ना, समझ में आया सबको? ओके, अब हम देखते हैं अगला पॉइंट मेथड का, ठीक है, मेथड क्या होती है बच्चों, देखो Method provide the prescribed way or manner in which task has to be performed considering the objective। भाई एक prescribed way है, एक particular तरीका है कि भाई इसका यही तरीका है, इसकी यही मेथड है, उसको हम क्या बोलते हैं कि भाई किसी भी चीज को करने की एक मेथड, ठीक है, एक पूरा तरीका बताती है कि आप कैसे चीजों को परफॉर्म करोगे, क्या करोगे जिससे क्या हो आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो।
अगला बोलता है बच्चों, इट डील्स विद अ टास्क कंप्राइजिंग वन स्टेप ऑफ प्रोसीजर एंड स्पेसिफाइज हाउ दिस स्टेप इज टू बी परफॉर्म। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अगर आप समझ लोगे तो आपको दोनों का जो डिफरेंस है समझ आ जाएगा। कंफ्यूजन हो रही होगी शायद कि प्रोसीजर और मेथड एक ही तो बात है, प्रोसीजर मतलब भी वही और मेथड मतलब भी वही, पर यहाँ पे एक छोटू सा डिफरेंस है जो मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर हम पिछले ही एग्जाम्पल लें तो मैंने आपको बताया था कि भाई आप ड्रेस बनाने के लिए ये रॉ मटेरियल लाते हो, उसके बाद उसको मशीन में डाल देते हो, मशीन में पूरा प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद वो जो चीज़ है, जो ड्रेस बन के आया है, वो फिर जाता है कहाँ पे, पेंटिंग होने, डिज़ाइन वगैरह डालने, फाइनली क्या बनता है, एक प्रोडक्ट बन जाता है। ये स्टेप मैंने समझाई थी आपको, ठीक है। अब मेथड क्या हो गई भाई, ये तो प्रोसीजर है, ये पूरा, ये चारों चीजें क्या है, ये पूरा प्रोसीजर है। मेथड क्या है, मान लो ये एक पर्टिकुलर चीज क्या है, ये यहाँ पे प्रिंटिंग हो रही है, ठीक है, जो क्लॉथ बन के आया, जो ड्रेस बन के है, यहाँ पे उसकी क्या हो रही है, प्रिंटिंग हो रही है, उस पर चीजें डिजाइन हो रही है, ठीक है, प्रिंटिंग चल रहा है उसमें सॉरी। तो अब इस प्रिंटिंग को करने के लिए क्या एक ही तरीका है, क्या एक ही तरीका है, नहीं, इसको करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि भाई आप जो प्रिंटिंग है हाथों से कर रहे हो, ठीक है, हाथों की मदद से आप करवा रहे हो, आप मशीन की मदद से कर रहे हो, ये अलग अलग मेथड हो गई, ठीक है। उसके बाद जो कलर आप प्रिंट कर रहे हो उस पर, क्या वो एक ही है, नहीं, आपके पास बहुत सारे हैं, आप उनमें से कौन सा कलर कर रहे हो, ठीक है, डिजाइन आपके पास बहुत सारी हैं, आप उनमें से कौन सी डिजाइन डाल रहे हो, ये सारी चीजें, मतलब जब जो एक पूरा प्रोसीजर है उसमें जब एक पर्टिकुलर पार्ट की आप बात करते हो और जब आप उसको पूरा स्टडी करते हो तो वो क्या बन जाती है आपकी, वो बन जाती है आपकी मेथड, ठीक है। ये पर्टिकुलर चीज को जब आप स्टडी करोगे तो वो कहलाएगी मेथड, और जब इन सभी चीजों को स्टडी करोगे तो वो कहलाएगा प्रोसीजर। समझ आया, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि ये भी मेथड है और ये भी प्रोसीजर है, नहीं, ये पूरी एक प्रोसीजर है और प्रोसीजर का एक पार्ट, अब ये तो मैंने यहाँ पे ये वाला पार्ट लिया, हो सकता है आप ये वाला पार्ट लो, रॉ मटेरियल, कि भाई ड्रेस बनाने के लिए यही रॉ मटेरियल लिया जाए या कोई और रॉ मटेरियल भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने कॉटन लिया तो जरूरी है सिर्फ कॉटन ही लें, आप सिल्क ले सकते हो या कोई दूसरे टाइप का फैब्रिक ले सकते हो, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर जो स्टेज है जब आप उसको पूरा इवेल्युएट करते हो कि भाई पेंटिंग करने के लिए आपने क्या लिया, आपने सोचा चलो मशीन से करते हैं, ठीक है, फिर आपने सोचा रेड कलर से करना है, फिर आपने सोचा ये वाली डिजाइन डालनी है, तो उस पूरी चीज की क्या हो गई, एक मेथड हो गई, ठीक है। यहाँ पे जो पेंटिंग है, जो प्रिंटिंग है, बेसिकली जो प्रिंटिंग आपको करनी है उसमें आप क्या चीजें कर रहे हो, उसकी पूरी मेथड आपकी मेथड कहलाती है। समझ में आ गया आपको, ठीक है, अब कंफ्यूज मत होना, ओके। अब जो नेक्स्ट आपका प्लान है बच्चों वो है रूल्स। भाई रूल्स तो बहुत आप लोग जानते हो क्योंकि आप एक 12th के बच्चे हो, स्कूल के बच्चे हो, शुरू से स्कूल में पढ़े हो, आपने देखा कि कितने रूल्स होते हैं स्कूल्स में, ठीक है, बहुत सारे रूल्स होते हैं। लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, भाई लड़कों के लिए होता है बाल बड़े नहीं कर सकते आप, बाल खड़े करके नहीं आ सकते, ज़्यादा जेल वेल लगा के नहीं आ सकते, ठीक है, और आप वैसे ही जाते हो फिर क्या होता है, आपको पनिशमेंट मिलता है। लड़कियों के लिए कि भाई आप ज़्यादा डिज़ाइन में हेयर स्टाइल नहीं कर सकते, सिंपल 2 चोटी बना कर आइए, नेल्स आपके कटे होने चाहिए, बड़े नेल्स आप बिल्कुल अवॉइड करिए, टाइम पर आइए, अगर लेट हुए तो फिर पनिशमेंट, ठीक है। तो लाइक वाइज बहुत सारे रूल्स होते हैं, ठीक है, आपको उनको फॉलो करना पड़ता है। स्कूल में आपने कितनी बार रूल्स तोड़े होंगे और आपको कितनी बार पनिशमेंट मिला होगा। कभी बोला होगा भाई ग्राउंड के चक्कर लगाओ, कहीं बोला होगा यहाँ खड़े रहो 1 घंटे, उसके बाद क्लास में जाना, फर्स्ट पीरियड अटेंड ही नहीं करने को मिला, ऐसी चीजें होती हैं। तो रूल्स ब्रेक करते हो तो भाई पनिशमेंट तो मिलते ही है। सेम यहाँ पर भी है, रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स दैट इन्फॉर्म व्हाट इज टू बी डन। भाई करना क्या है वो आपको ये स्टेटमेंट बताता है, ये रूल्स आपको वो एक स्टेटमेंट्स हैं जनरल जो सब पे एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है कि एक पे है और एक पे नहीं है, वो सभी पे एप्लीकेबल हैं और आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। तो ये रूल भी क्या एक तरीके के प्लान है जो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, डिसाइड करता है, राइट। पहले से ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करके रखता है कि भाई हमारे यहाँ के ये रूल है, ये रेगुलेशंस हैं, आप अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नए हो तो ये देख लो, आपको ये फॉलो करना है, ठीक है, समझ आया। They do not allow for any flexibility और discretion। भाई यहाँ पे आप कोई बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है, कि मैम ने बोला था कि भाई नेल पेंट लगाना अलाउ नहीं है, तब भी आप क्या कर रहे हो, नेल पेंट्स लगा रहे हो, ठीक है। तो ऐसी चीजें नहीं, मैं स्कूल का एग्जांपल दे रही हूँ।
तो सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में भी रूल्स में आप क्या नहीं कर सकते, बदलाव नहीं कर सकते खुद की तरफ से। हाँ, टॉप मैनेजमेंट कर रहा है तो वो अलग बात है, पर खुद की मदद से, मतलब खुद की इच्छा से आप रूल्स में कोई बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये फ्लेक्सिबल नहीं है कि भाई आपने अपनी तरफ से चेंज कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट रिफ्लेक्ट्स अ मैनेजरियल डिसीजन दैट अ सर्टेन एक्शन मस्ट और मस्ट नॉट बी टेकन। ये भाई एक मैनेजरियल डिसीजन है, ऊपर से मैनेजर ये डिसीजंस बनाते हैं, ये पूरे रूल्स बनाते हैं और आपको बताते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी है और क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है। ये सारा आपका रूल्स में बताया जाता है। और रूल्स क्या होते हैं, एक तरीके के प्लान, ठीक है। ये भी आप क्या बना रहे हो, प्लान बना रहे हो ना, क्योंकि ये आगे के लिए बन रहा है, ठीक है ना। सो दैट कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, डिसिप्लिन। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रूल्स को बनाना, रूल्स को प्लानिंग, रूल्स को मतलब रूल्स से रिलेटेड जो प्लान आप बना रहे हो, इसका ऑब्जेक्टिव है कि भाई डिसिप्लिन। आपने स्कूल में ही देखा होगा कितने रूल्स होते हैं, लेकिन उसमें क्या आता है, एक डिसिप्लिन, एक अच्छा डिसिप्लिन एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। सिमिलरली अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में भी डिसिप्लिन चाहिए तो आपको ये रूल्स पहले से प्लान करने होंगे, ठीक है बच्चों। इज इट क्लियर, दिस पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अगला हमारे पास है प्रोग्राम। अब प्रोग्राम समझते हैं क्या होता है। प्रोग्राम आर डिटेल्ड स्टेटमेंट्स, ये काफ़ी डिटेल्ड स्टेटमेंट्स होते हैं अबाउट अ प्रोजेक्ट, ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, विच आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें आती हैं, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, टास्क, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड एंड द बजट टू इम्प्लीमेंट एंड द कोर्स ऑफ एक्शन, बजट भी आ जाता है। जब ये सारी चीजें आप मिला देते हो तो वो क्या बनता है, एक प्रोग्राम बनता है, ठीक है। देखो ये सारे तो अलग अलग प्लान है जो हमने अभी पढ़े, ठीक है, ये सारी चीजें अभी कवर की हमने, ये ठीक है, ये सारी बजट हम आगे देखेंगे। तो जब इन सभी चीजों को आप मिला देते हो ना बच्चों, तो वो बनता है एक प्रोग्राम। क्या आपने ये ऑब्जेक्टिव बना दिया, या आपने स्ट्रेटेजी, या आपकी पॉलिसी, ठीक है, या आपके रूल्स, या आपकी मेथड, और अभी बजट जो हम आगे देखेंगे, इन सबको जब आप मिला देते हो ना तो ये आपका बन जाता है एक प्रोग्राम, ठीक है। समझ में आया सबको। तो बच्चों आपने देखा होगा, वैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि आपने कभी ऐसा बोला होगा कि यार हमारे स्कूल में ना एक प्रोग्राम था, ठीक है, हम लोग एक हमारी सोसाइटी में, हमारे फैमिली में ना एक प्रोग्राम था। तो वो प्रोग्राम क्या था, वो प्रोग्राम एक कॉम्बिनेशन था जिसमें क्या थे, अब जैसे स्कूल की यदि बात करें सॉरी, सपोज आपके स्कूल में एक प्रोग्राम था, ठीक है, तो आप उसमें देखते हो कि उस प्रोग्राम में एक ऑब्जेक्टिव रखा गया कि भाई वो प्रोग्राम क्यों ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। उसके कुछ रूल्स भी थे जो आपको भी फॉलो करने पड़े क्योंकि आप उस प्रोग्राम का पार्ट थे, ठीक है। उस प्रोग्राम में कुछ स्ट्रेटजीज थी, कुछ पॉलिसीज भी थी, ठीक है। उस प्रोग्राम को करने की एक मेथड भी थी, एक पूरा प्रोसीजर भी था, उसमें कुछ रूल्स भी थे, राइट। तो ये सारी चीज़ें, मेथड, प्रोसीजर, ऑब्जेक्टिव, ये सबको जब आप मिला देते हो तो वो पूरा एक प्रोग्राम बन जाता है, राइट। अब जैसे आपके बिजनेस में आपको कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो आपको क्या करना है, पूरा करना है, या जो आपको स्टार्ट करना है, उसके लिए जो भी ऑब्जेक्टिव है, उस प्रोजेक्ट के लिए जो भी स्ट्रेटजीज है, वो सारी आपकी प्रोग्राम में डिसाइड की जाती हैं, ठीक है, कि आप क्या ऑब्जेक्टिव रखोगे, क्या स्ट्रेटजी रखोगे, क्या पॉलिसीज रखोगे, ठीक है। उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को चालू करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए जितनी भी चीज़ें हैं जब वो डिसाइड होती हैं तो वो बनती है एक प्रोग्राम, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। चलिए, तो अब जो हमारा नेक्स्ट प्लान है वो है बजट, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बजट के बारे में समझते हैं कि ये क्या होता है। So a budget is a statement of expected result expressed in numerical terms। भाई ये क्या है, बजट एक स्टेटमेंट है जो आपको न्यूमेरिकल टर्म्स में मिलता है, ठीक है। इट इज अ प्लान विच क्वांटिफाइज फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है। इसमें सारे जो भी प्लान है आपके, वो क्या होते हैं, क्वांटिटीज में लिखे होते हैं कि फ्यूचर में क्या चीज़ें होंगी, क्या नहीं होंगी, क्या फ्यूचर के फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो सारे हम बजट में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ सेल्स बजट में फोरकास्ट द सेल्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन ईच एरिया फॉर अ पर्टिकुलर मंथ। देखो क्या होता है बजट, देखो बजट मतलब कि आप कितना पैसा कैश आउटफ्लो कर रहे हो और कितना कैश इनफ्लो कर रहे हो, मतलब कितना पैसा आपका बाहर जा रहा है और अंदर आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपके बजट में तय की जाती हैं, ठीक है।
कि आपको किस डिपार्टमेंट में कितना पैसा लगाना है, ठीक है, उसमें से कितना रेवेन्यू आएगा, कितना आप उस डिपार्टमेंट में से पैसा क्या कर पाओगे, ले पाओगे। तो ये सारी चीज़ें बजट में डिसाइड होती हैं। दूसरी चीज़ क्या कि हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग बजट बनता है कि भाई प्रोडक्शन को इतना बजट देंगे कि भाई आप अपना प्रोडक्शन इतने में करो और फिर उसमें से जो पैसा आ रहा है वो भी आप बताओ। सिमिलरली सेल्स के लिए आप क्या बजट दे रहे हो कि भाई आप जब सेल्स कर रहे हो तो उसके लिए कितना पैसा लग रहा है और सेल्स करने के बाद फिर कितना पैसा आ रहा है। ऐसे करके हर डिपार्टमेंट में क्या करते हो, आप बजट बनाते हो जिसमें आप क्या कर रहे हो, उनको कुछ पैसा दे रहे हो और फिर ये देख रहे हो कि उनमें से, उन डिपार्टमेंट्स में से कितना पैसा आ रहा है एज अ रेवेन्यू, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें कि भाई कितना पैसा बिजनेस से जाता है और कितना पैसा आता है, वो पूरा बजट होता है। और इसको प्लान करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना बजट के कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। अगर बजट ही नहीं है तो फिर प्लानिंग का कोई महत्व ही नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल नहीं हो पाएगा। प्लानिंग और ऑब्जेक्टिव हर चीज़ आपको ध्यान में रख के करनी होती है, स्पेशली बजट को तो ध्यान में रखना ही पड़ता है, ठीक है। प्लानिंग कर रहे हो तो भाई बजट भी सोचो, ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहे हो तो भी बजट सोचो, ठीक है, कि भाई पैसा है भी या नहीं, उस फील्ड में आप उतना पैसा लगा सकते हो या नहीं, और यदि लगा भी रहे हो तो क्या आपको उतना रिटर्न मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें बजट में डिसाइड की जाती है। आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं बजट, मतलब अलग अलग एरियाज में बजट बनता है। मान लो प्रोडक्शन के लिए आप बजट बना रहे हो कि जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो कितना पैसा आ रहा है और जा रहा है। सेल्स में आप बजट बनाते हो, ठीक है। कैश का आप बजट बनाते हो कि भाई कैश कहाँ से हम कितना अरेंज करेंगे, क्या जाएगा कहाँ। ये और भी अदर टाइप्स के बजट होते हैं, कैपिटल बजट होता है, ठीक है। बहुत सारे तमाम तरीके के बजट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन प्लान करता है कि भाई पैसे का पूरा हिसाब, पूरा स्टेटमेंट जो है आपका बजट में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ओके, समझ आया आपको बजट? ऑल राइट, तो यहाँ पे हमारे सारे टॉपिक्स होते हैं ओवर। हमने एक एक करके सारे टॉपिक समझे, पूरा प्लानिंग का चैप्टर आज हमने कवर कर लिया, ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट समझे, पूरे शुरू से लेके लास्ट तक एक भी हमने मिस नहीं किया। तो बस अब आराम से इस वीडियो को आपने देख लिया होगा, ठीक है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उम्मीद है कि आज आपको प्लानिंग का चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।